ये स्कैम्स इतने ज्यादा मार्केट में आज भी चलती है। ऑपरेटर वाला गेम आज भी, ऑपरेटर इज एनीवन जिसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा कनेक्ट है। भारत में कोई भी चीज विदाउट पॉलिटिकल नेक्सस नहीं चल सकती। 80% न्यूज विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन रियलिटी इज स्टेल, वो पुरानी है, बासी है। हम अगर किसी को बड़े पर्दे पे देखते हैं ना तो हमको लगता है वो ट्रस्टवर्दी ही होगा, और हम अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं। हमको लगता है कि दुनिया सोच ही नहीं रहा हमारे जैसे। ऑपरेटर एक्टिविटी आज भी होती है। स्टॉक मार्केट ने मेरे को एक चीज सिखाई है, जब जब आप शो ऑफ करोगे वो आपके पतन का कारण होगा। हेलो अभिषेक भाई, हेलो, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आज क्या खा के शुरू करना है? आज तो कॉफी पी के शुरू करते हैं। तो ये बताइए, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू हुई? कहाँ से आपने स्टॉक मार्केट में घुसे? तो मुझे ना शेयर बाज़ार में करीब 11 से 12 साल हो चुके हैं, 11.5। तो मैं 12 राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसी फैमिली से आता नहीं हूँ जिसका शेयर बाज़ार से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मेरे पिताजी एक तरीके से आप समझिए वो टीचर हैं गवर्नमेंट में। स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी लोग सोचते हैं गवर्नमेंट मतलब लकी है, बट उनको बता दूं कि जब मैंने शुरुआत करी थी उनकी सैलरी मंथ की 1500 थी। तो गवर्नमेंट मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई IAS ऑफिसर ही होगा, गवर्नमेंट में भी अलग अलग होते हैं। ये तो 7th पे कमीशन के बाद सैलरीज बस एग्जैक्टली। अच्छा, आपके भी कोई हाँ, है? मम्मी पापा टीचर है मेरे भी। बस आप समझ गए। तो वो चीज़ थी। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे ज़्यादा पैसा मिला नहीं था कि मैं शेयर बाज़ार के बारे में सोचूं भी, और फैमिली में किसी को इस पे इंटरेस्ट भी नहीं था। ऊपर से अरशद मेहता जी के कारण तो सबको ही पता है, नाम खराब हो रखा था। नाम खराब हो चुका है ऑलरेडी। तो जब मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने MBA भी किया है। ऑल्दो MBA इसलिए किया क्योंकि वेला बैठा हुआ था और कुछ नहीं, घर वालों ने सोचा कुछ कर ले तो MBA कर लिया। जब मैं कॉमर्स कर रहा था तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़। हाँ। और बिजनेस स्टडीज़ में कैपिटल मार्केट करके सब्जेक्ट आता है। तो वहाँ पर हमारी एक फैकल्टी ने हमको असाइनमेंट दिया था, और लकीली मुझे वॉरेन बफेट के ऊपर ही असाइनमेंट मिला। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये वो समय है जब इंटरनेट इजीली अवेलेबल नहीं था। मतलब वो BSNL का 200 MB आता था, साल भर का 200 MB बता रहा हूँ, महीने भर का 200 MB। एंड वो लैन केबल या कुछ केबल बोलते थे, और वो 200 MB खत्म होने के बाद जो बिल आता था वो खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तब की बात है। तो मैं जब सर्च कर रहा था तो मैं देखा यार, एक व्यक्ति है वॉरेन बफेट, जिसने एक नहीं, दो नहीं, 30 40 50 साल से पैसे कमाए, रिचेस्ट था उस समय पे US के। एंड उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया, वो भी शेयर बाजार से। स्वाभाविक सी बात है, ये लक तो नहीं होगा। देखिए, 1 साल कोई करे, 2 साल करे तो मैं कहूँगा गैम्बलिंग है, लक है। इतने सालों तक किया हुआ है, कंसिस्टेंटली किया हुआ है। तो मैंने बोला कुछ तो बात है। तो ये मेरा एक टच हुआ था। उसके बाद तो कॉलेज में मजे मस्ती में हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब कॉलेज में एक और किस्सा हुआ था। कॉलेज में ये हुआ था कि एक मुंबई की बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है SP जैन नामक, ठीक है। तो SP जैन और बहुत बड़े बड़े IIT और IIM वाले काफ़ी सारे लोग, भोपाल में एक कंपटीशन होने वाला था, उसमें आने वाले थे। और मुझे बहुत बड़ा ये हो गया था कि मुझे देखना रहता है, क्यूरोसिटी रहती है कि भाई क्योंकि देखिए मेरा ओरिजिन्स उड़ीसा का है, और आप अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उड़ीसा थोड़ा पिछड़े उसमें आता है, मतलब इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है। तो जब भी कोई इकोनॉमिकली उस लाइन से आता है ना, तो उसको हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है, अच्छा ये IIT वाले कैसे रहते हैं, IIM वाले कैसे, क्योंकि बहुत हाइप मची रहती है ना सबके सामने। तो मैंने बोला जाएंगे। तो मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स में जाता था, और मुझे बहुत जल्दी एक रियलिटी क्रैक हुआ, नॉट टू ब्रैग, कि IITs और IIM वालों को मैं कॉम्पिटिशन्स में हराता था। अच्छा। और एक इसी तरह का कंपटीशन था जिसमें फाइनल राउंड पे SP जैन इसलिए बोला क्योंकि फाइनल राउंड पे वो भी थे, मैं भी था, और 1-2 और टीम थे। तो उनको जज कर रहे थे BSc के एक बहुत बड़े ऑफिशियल उस समय के। अच्छा। तो जब ये सारा मेरा कंपटीशन हुआ, उसमें मैं रनर अप रहा, फर्स्ट नहीं आ पाया, रनर अप रहा। लेकिन वो BSc वालों ने समझा कि इसके अंदर स्किल है, टैलेंट है। तो उन्होंने बात में मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई। 1-1.5 घंटे हमारा डिस्कशन हुआ अलग से, जिसमें मेरे को और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। थर्ड फाइनल इंटरेस्ट तब बढ़ा जब मेरे जो साथ वाले लोग थे, तो कॉलेज के पहले सर्टिफिकेशन करने का थोड़ा शौक रहता है कि कोई सर्टिफिकेशन कर लिया जाए, जब गैप है वो समर वेकेशंस पे। तो ये लोग एक स्टॉक मार्केट सर्टिफिकेशन करने जा रहे थे। एक HSBC के पुराने एक फंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने छोड़कर अपना खुद पे एक एंजल में फ्रेंचाइजी ली थी, और वो थोड़ा बहुत साइड में सिखा रहे थे। हाँ। उस समय पे कॉस्ट होगा 1200 से 1500 रुपये। आज के समय पे वो 15,000 20,000 के जैसे कोर्सेज रहते हैं, उस हिसाब से था। तो दोस्त लोग गए। अब मैंने आप लोगों को बताया कि टीचर की फैमिली ना कभी भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों पे मना नहीं करेगी, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो बोलेंगे आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, उस पर कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको पढ़ना है। घर वालों ने बोला जाओ पढ़ो सीखो। अब मैं गया, पहले 3 दिन मेरे को बोरियत लगी, सच बताऊं, क्योंकि वो वही चीज़ बता रहे हैं जो हमने कॉमर्स में पढ़ी है कि एक इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ये सब हमने कॉमर्स में पढ़ लिया है। तो चौथे दिन उन्होंने ना टर्मिनल दिखा दिया। अच्छा, जो मेन चीज़ है, मेन चीज़, शेर के मुंह को खून लगने वाली बात। बस। और उन्होंने गलती से फ्लो में बोल दिया कि आज मेरे एक क्लाइंट को मैंने एक दिन में 10,000 कमवा के दिए। बस अब तो हमारा दिमाग ही खराब।
क्योंकि हम उस समय पे ये सोच रहे हैं महीने की 15,000 की सैलरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति बात कर रहा है दिन में 10,000 रुपये। मैंने बोला यार ये कोई तो चीज़ है इधर अब है। तो ये उस समय पे ना मेरे हिसाब से ज़रूर था, तब आया नहीं था। जो आज का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, आने वाला था, उसके 2-3 साल बाद आने वाला था। तो उस समय पे फिजिकल ब्रोकर्स रहते थे। तो फिजिकल ब्रोकर्स में क्या रहता था कि RM रहता था, रिलेशनशिप मैनेजर। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपका स्टॉक एडवाइजर रहता है। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपसे बिजनेस निकलवाता है जो आपको पता भी नहीं रहता है। वो रिलेशनशिप मैनेजर ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन करता है, और वही कस्टमर केयर है। उसके ऊपर मतलब ऑल इन वन सेल्स वाला बंदा है। जो भी काम है उसको कॉल करो, उसी को करना है, उसी को करना है, उसी से मिलना है। तो हमारे इधर एक रहता है, एक बिल्डिंग में सारे ब्रोकर्स लोग रहते हैं, उसमें से एक जगह पे जाके मैंने अकाउंट खोला है, और वो जिस ब्रोकर में खुला है वो ब्रोकर एग्जिस्ट भी नहीं करता। और ओनली रीजन क्योंकि वही ब्रोकर था जो रेडी हो गया था 600 रुपए में मेरा अकाउंट खोलने में उस समय पे। हाँ, बस इसी के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि 600 रुपए उधर देने थे और 600 रुपए अकाउंट में भी तो रखने थे। सिर्फ अकाउंट ही खोलना है थोड़ी है, 1200 रुपए थे। तो मैंने खोला उस समय पे। तो अब वो प्रोसेस भी बहुत लंबा था, 7-8 दिन 9-10 दिन लग जाते थे। आजकल की तरह नहीं है। अरे आपको बताओ, मैंने पहला बार मैंने शायद साइन किया था, 60 पेज साइन किए थे। मैं बोला प्रॉपर्टी तो नहीं ले रहे हो मेरे, इतने सारे सिग्नेचर करवा। हाँ कहते साइन सर, इधर भी मैंने अरे कितना साइन करवा रहे हो, और पढ़ भी नहीं सकते इतना कौन पढ़े। मैंने ठीक है यार, 1-2 पेज पढ़ने के बाद तो हार मान ही। एग्जैक्टली। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, बस ये कर आई एक्सेप्ट, टक 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 कॉल आ गया, हेलो सर ये कर दो, और आपका 6 मंथ्स का स्टेटमेंट और ये सब डाल दो, हो गया। तब तो इतनी सारी चीजें, ये लगाओ वो लगा। मैं बोला यार चलो कर देते हैं, अब इतना कर रहे हैं, खोलना तो है ही। अब वहाँ से जर्नी थोड़ी शुरू हुई है। पहले ही रियलाइज़ हो गया कि इतना आसान भी नहीं है। बिगिनर्स लक हुआ मेरा। मैंने करीब बिगिनर्स में 30% बना लिया था, ठीक है। बिगिनर्स लक था यार, मतलब वो अब आज समझ में आता है, तब थोड़ी समझ में आता। तब तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया कि इधर से 30%, फिर उसके बाद और 30%, ऐसा करके मतलब साल का इतना मतलब अपन साल भर में 10 लाख तो पहुंच ही गए थे इतने से अमाउंट में। मतलब 1200 से अपन 10 लाख पहुंच गए थे। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी क्रॉस कर लिया अपन ने। तो मैंने बोला अब तो नौकरी क्या ही करेंगे यार, तो हो गया, अपना लाइफ सेट है, MBA जाए भाड़ में। तो ये सपना हो गया था, ठीक है। कंप्लीट किया कि नहीं किया आपने? नहीं किया यार, वो सोचने में वो पुलाव, ख्याली पुलाव बहुत बढ़िया बनते हैं, बट नहीं किक मिला है अभी। हमारे उस टाइम के RM का बड़ा सहयोग है इस पे। तो फिर उसके बाद हमने एक दिमाग लाया, मतलब लोग बेवकूफ है। तब एक ना शेयर होता था मोजर बेयर नाम का। मोजर बेयर का आपको याद है, पेन ड्राइव आए, CD आती थी पहले। मैं उसका देख रहा हूँ, उसका शेयर ना सिंगल डिजिट पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही और 10-15 शेयर थे। तो आपको याद होगा इकोनॉमिक टाइम्स पे पीछे पहले शेयर्स की बहुत बड़ी लिस्ट आती थी। आजकल मैंने देखा नहीं है, बट पहले बहुत बड़ी लिस्ट होती थी। उसमें कुछ पैसे वाले शेयर्स भी होते थे, 50 पैसे 60 पैसे पेनी स्टॉक्स। मैं बोला लोग बेवकूफ़ हैं यहाँ, कहाँ ये 10-10, 15-15, 500 रुपए के शेयर ले रहे हैं। ये बढ़िया, ये 15 पैसा का लूंगा, 30 पैसा होगा, डबल हो जाएगा। और ये मेरे को पता ही नहीं था, वो 15 पैसे का शेयर हिल ही नहीं रहा महीने भर से। वो 15 पैसे का होता है, वो BSE के रहते थे। 12 पैसा 15 पैसा, 15 पैसा 12 पैसा। एक बार गलती से 16 पैसा हुआ, 1 सेकंड के लिए ऑर्डर मार रहा हूँ, तब तक जा ही नहीं रहा, वो वापस हो गया। मैं बोला यार ऐसे तो पैसे नहीं बनने वाले। तो फिर मेरे ब्रोकर ने कॉल किया, सर आपके लिए एक तरीका है। बोले क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने बोला अच्छा इसमें क्या है? बोले आपके अकाउंट में 1600 रुपये। तब का मैं बता रहा हूँ, उस समय पे थोड़े लोग, आज के लोग जेलस भी होंगे, 40 गुना तक भी दे देते थे। अरे बाप रे। ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। 40 गुना उसने सपने दिखा दिए। मैं तो अब वो 10 लाख का कैलकुलेशन भी ऊपर चला जा रहा है अब तो। 10 करोड़ नहीं, करोड़ पे तो नहीं गए, तब तक तो इतना सोच भी नहीं था। तो मैंने बोला ये गजब चीज़ है, ये वाली चीज़ करनी है इंट्राडे। उसने सब बता दिया, स्टॉप लॉस छोड़ के सब बताया उसने। तो हमने किया। अब वो किस्सा था, एक फार्मा कंपनी है, तो फार्मा कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। आज भी एग्जिस्ट करती है वो। उसका टेक ओवर हो गया बाय अ कंपनी जो वन ऑफ द टॉप फार्मा कंपनीज है। तो ऑडियंस गेस कर सकती है, सूरज से उसका नाम शुरू होता है, उसने टेक ओवर कर लिया। आप लोग गेस करिए आप लोग गेस कर लीजिए कौन सी कंपनी थी। तो उस कंपनी का ना बहुत वॉलेटाइल रहता था, मज़ा आता था। मैं सुबह बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ। और तब हम अपने आप को आइंस्टाइन समझते थे। हमने बोला यार टीवी पे ना 15 एनालिस्ट आ रहे हैं 2-3 चैनल पे, तो 5 इनके टिप्स लेने, 5 इनके टिप्स लेने, 5 इनका टिप्स लेना है, बस हो गया। किसी ना किसी का चलेगा, बस हो गया। स्ट्रेटजी मिक्स करके मैं 2 दिन, मेरी एनालिसिस ऐसी, 2 दिन में देख रहा हूँ अच्छा इनका नक्षत्र अच्छा चल रहा है, इनका बुरा चल रहा है, ये कंसेप्ट है। तो हमने बोला और देखिए एक ट्रस्ट होता है, ट्रेंडिंग स्टॉक की जगह ट्रेंडिंग एनालिस्ट बिल्कुल यही। और हम अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं, हमको लगता है कि दुनिया सोच ही नहीं रहा हमारे जैसे। और प्रॉब्लम क्या है कि देखिए हमारी भी गलती क्या है,
हम अगर किसी को बड़े पर्दे पे देखते हैं ना तो हमको लगता है वो ट्रस्टवर्दी ही होगा। तो मैंने भी बोला यार ट्रस्टवर्दी है। मेरे को नहीं पता था कि इतने सारे गेम्स, ये इवेंचुअली जब प्रोसेस के ऑपरेटर्स के गेम्स होते हैं यहाँ पर, स्कैम्स कितने सारे, किस तरह से मीडिया भी इन्वॉल्व रहती है इन सारी चीज़ों पे, ये मेरे को नहीं पता था। तो हम करते हैं। अब वो पेपर पे तो सब बढ़िया चल रहा था, इधर आके तो पूरा उल्टा चल रहा है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। मैंने बोला बाढ़ में जा, अब मैं अपना खुद का करूंगा। अपने खुद के करने में, ये फार्मा कंपनी की जो बात कर रहा हूँ, तो इनका मेरे को, अब मैं तब न्यूज़ ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, इनके एक सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आने वाला था। अच्छा। और वो आने वाला था 11 सवा 11 बजे के आसपास। तो हमने सुबह इंट्राडे ट्रेड ले लिया मार्जिन में। मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह 400 रुपये ऊपर हूँ। मैं अरे भैया 400 रुपये, और मैंने लेजिट बुक भी नहीं किया है। मैं तो एज्यूम कर लिया हूँ आज एंड ऑफ द डे तो और खतरनाक पैसा है। हम दोस्तों के साथ मैकडी का पार्टी कर लिया, क्योंकि नया नया मैकडी आया है, पहली बार कंसेप्ट आ रहा है। ये उस समय की बात है जब मैकडी में आपको 11 रुपए या 10 रुपए में आइसक्रीम मिल जाती थी, वो वाली सॉफ्टी। हाँ, और बर्गर भी 15 रुपए में हो जाता था, आलू टिक्की। आप तो शुरू ही होता 100 रुपए से, मत आने, और वो भी मील ही चिपकाते हैं। तो हम बोले यार, मैं बुला लिया 3 जन, अरे आज पार्टी, आज तुम्हारा भाई पार्टी दे रहा है, आज पार्टी तेरे आज पार्टी है, बिल्कुल। अब वो कर रहे हैं, उधर हूँ, फोन आता है ब्रोकर का, आरएम का, सर आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, आपको नुकसान हो गया। मैं बोला है नुकसान हो गया? अभी तो 1.5-2 घंटे पहले तो मैं प्रॉफिट में। अच्छा, उसने काट दिया है पहले सौदा। पहले इतना वो होता था, मतलब आपको पहले काट देंगे फिर फोन करेंगे, पूछेंगे नहीं। मैंने बोला क्या हो गया? बोले अरे सर वो पूरा नीचे आ गया, आपका बहुत नुकसान हो रहा था, तो 800 रुपए गए आपके, काट दिए। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे? तो बोला आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। पहली बार तो मैंने वर्ड सुना, अच्छा स्टॉप लॉस ये क्या है? बाद में पता लगा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगेंस्ट आ गया था। अच्छा। तो उस चक्कर में वो ऊपर वाली चीज पूरी डिप हो गई, जैसे न्यूज बेस होता है ना, वो पूरा कैंडल। अब अपन तो यार बिल्कुल सदमे में, पार्टी भी दे दी है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया इस बार। और अकाउंट पूरा खाली हो गया था तब? नहीं बच गए थे यार, मतलब 20% कैपिटल बच गया था। अब अपन तो सदमे में ही है यार। देखो एक नॉर्मल बंदा जो शुरू कर रहा है ना, 400 रुपये आज लोगों को कम लगेगा कि भाई डेट पे जा रहे उतने में उड़ जा रहा है, लेकिन बड़ी चीज़ होती है। और स्पेसिफिकली जो साल भर में 1200 बचा है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो यार अपन तो सदमे में। पर इसका एक बात है कि स्टॉप लॉस, और मैंने थोड़ा थोड़ा सुना, ये टीवी वाले भी कुछ बोलते हैं, टारगेट ये, स्टॉप लॉस ये, टारगेट। तो मैंने क्या है, मैंने उसी से पूछा, मैं पहुंच गया, ऑफिस पहुंचा, तो मैंने समझा सीन क्या है। बोले सर आप ऐसा लगाओ, 100 रुपये पे लगे 95 पे लगा दो, तो 95 पे कट जाएगा ताकि अब। मैंने बोला हाँ ये बढ़िया चीज़ है। तो हमने स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ उसने और एक चीज़ सिखा दी। बोले सर आप ये सब में क्यों पढ़ रहे हो, और 1000 रुपये 500 रुपये डालो, एक ऑप्शन करके चीज़ होती है। अरे मैं बोला अरे ये क्या चीज़ है? तो वो मेरे को पेपर, मेरे को आज भी याद है, उसने पेपर पे बताया हुआ है। और निफ्टी उस समय पे मेरे हिसाब से कुछ 4,500-5 हज़ार के आसपास है। बोले निफ्टी ऐसे ऐसे 6,000-7,000 जब जाएगा ना, तो आपका पैसा ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। और उसने तो इतने अच्छे से बताया, बोले हैं ऐसा? तो बोला आपने जो लॉस किया ऐसे कवर हो जाएगा। और उस टाइम पे मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, बट शायद पर लॉट ले रहे थे 120-140 रुपीज़ ले रहे थे पर लॉट। ये तब की है, मतलब तब बिल्कुल वो था 20 रुपये। अब ज़ेरोदा की एंट्री हो गई है, मेरे को तो आज भी याद है। जब बाय द वे बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इनिशियली जब ज़ेरोदा स्टार्ट हुआ था, तब उनके जो फाउंडर्स ये स्टोरी हमने भी सुनी, वो खुद बात करते थे। मुझे मैंने नितिन जी से बात करी हुई है उस समय पे, और वो मेरे को 5 मिनट के समझा रहे हैं। मेरे को विश्वास, 20 रुपये इतना कम? तो वो समझा रहे हैं कि नहीं यूएस में ऑलरेडी कंसेप्ट है, और इंडिया में भी मुंबई में एक ब्रोकर है ऑलरेडी पहले से करते हैं, उन्होंने पब्लिसाइज नहीं किया। मैंने ना, अब मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो इतना ब्रोकरेज दे चुके हैं। तो आपको लग रहा है स्कैम है कुछ? हाँ, मैंने कुछ तो कैच होगा, इतना बढ़िया कैसा होता है। डर लगता है कि एक तो नया ब्रोकर है वो है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे उनने मार्केट, तभी वो इतना अच्छा ग्रो कर गए। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है। तो हमने उधर ये किया निफ्टी वाले। अब स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट अगर करूँ, 2.5 साल तक मैंने टाइम पास कर करके नुकसान ही किया है। पहले 2.5 साल, क्योंकि मैंने लेजिट जुआ करा है, कुछ नहीं किया है। 52 वीक हाई को मैंने बेचा है, क्योंकि और कितना ऊपर जाएगा। 52 वीक लो को मैंने खरीदा है, और कितना नीचे जाएगा। न्यूज़ में आए वाली चीज़, फिर मैंने बोला चलो यार अब ये खरीदने से तो पैसा नहीं बन रहा, तो बेच देता हूँ, वही चीज़ ऊपर चले जाती थी। क्योंकि वो सही में उसमें न्यूज़ रहती थी, तो वो सही में ऊपर जाने वाली पॉजिटिव न्यूज़ है। क्वार्टर रिजल्ट्स को मॉनिटर किया, तो उसमें भी पैसे फंसे, क्योंकि अच्छे न्यूज़ पे ऊपर नीचे चले जाता है, बुरे न्यूज़ पे ऊपर चले जाता है। तो सब मैंने बिना एनालिसिस के किया, टेक्निकल वेक्निकल कुछ ज़्यादा पता नहीं, और मैंने बोला छोड़ो। फिर 2.5 साल बाद ना एक टाइम आया जब मैंने सोचा छोड़ ही देते हैं यार, सही में जुआ है। क्योंकि आसपास सब जुआ बोलते हैं, और मेरे पास एग्जाम्पल नहीं थे ना आसपास देखने। आज ना हमारे पास ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट उस समय पे हमारे पास एग्जाम्पल भी नहीं थे। फॉरेन के छोड़ो, इतने समय के बाद उम्मीद भी हारने लगती है, उम्मीद हार जाते हैं अपन। बट एक चीज़ अच्छी थी, तो जब आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास कम पैसे होते हैं, आपने कम गवाए ना, तो आपके पास उठने का ज़्यादा मौका रहता है। क्योंकि मैंने 6 बार अकाउंट ब्लॉक किया,
बट स्टिल मैंने ब्लो करते करते भी टोटल 40,000 या 30,000 ब्लो करा होगा। बाद में मेरे पास एक मेरे पिताजी का एफडी भी तोड़ा था, तो उधर से आया था पैसा। सॉरी पिताजी, बट वो आज तक सोच रहे वो कॉलेज की फीस थी नहीं, बट वो ये वीडियो मत देखना आप। तो वो इसमें लग गई थी, और वो यार उनके बड़े पुराने साल मेहनत की, मतलब करीब करीब 8-10 साल के उनने थोड़ा थोड़ा करके वो किया हुआ था, बट ठीक है जो भी है। तो वो चीज़ हुई, तो इस तरह से नुकसान हुआ। बट फिर मैंने एक चीज़ सोची, मैं थोड़ा सा ना मोटिवेशनल किताबों पढ़ने में थोड़ा सा लग गया कि हमारे कॉलेज के डायरेक्टर पढ़ते थे। एट द एज ऑफ 80 ही यूज्ड टू रीड बुक्स। मैं बोला अरे पागल हो गए, 80 में कौन पढ़ता है, हम तो अभी नहीं पढ़ना चाहते, आप अभी पढ़ रहे हो। मुझे आज भी याद है उनकी लास्ट बुक मैंने उनके हाथ में देखी थी, हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड करके किताब है, शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, किताब है, फेमस है, वो पढ़ रहे थे वो। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत मेरे को लगी, किताब पढ़ी, मैंने बोला एक काम करते अभिषेक, अंधाधुन खेला है, सीख के करते हैं, थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ के, और साथ में सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के जब मैं किताबें पढ़ता था तो मेरे को इनसाइट लगा कि ये। तो अगेन मैं नहीं कहूँगा मैं इंस्टेंट प्रॉफिट हुआ। फिर वो जो 2 साल थे अगले, मतलब 2.5 साल गए, 2 साल जो थे तब मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेड किया, हल्का फुल्का ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि एक मिडिल क्लास जिसके पास कैपिटल नहीं है, वो विदाउट कैपिटल करेगा तो वो ग्रो इतने आसानी से नहीं कर पाएगा। या तो आपके पास एक चंक बन जाए, आप भले जॉब करो, बिजनेस करो, उसको आप इनिशियल कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट के लिए। आप एक डिसेंट लाओ ना, एटलीस्ट 5 लाख रहे तो मैं कुछ सोच सकूं, बट 1,000, 5,000, 10,000 में नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़ी ट्रेडिंग के ऊपर इंटरेस्ट लाया। फिर मेरे को कैंडल स्टिक समझ में आया, स्टीव नीसन की जापानीज कैंडल स्टिक मिली, फिर उसके बाद जे मर्फी की ये किताबें मिली। तो मैंने जब ये पढ़ा, मैंने अच्छा ये चीज़ भी होती है। फिर मेरे को अपनी गलतियां एहसास हुई कि यार मैं तब निकल सकता था। अच्छा इस मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे तो निकल जाओ, क्यों लेके बैठे हुए हो, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें बेसिकली। एब्सोल्युटली। तब अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, प्राइस एक्शन का हाइप लास्ट 7 साल से बना है इंडिया में। उससे पहले लोग इंडिकेटर यूज़ करते थे। मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे कोई भी हो, पुराने एनालिस्ट भी देखो, वो RSI की बात करते थे, मूविंग एवरेज की बात करते थे। उसके बाद जो ऑप्शन सेलिंग का भी क्रेज़ है, क्योंकि मैंने वो पूरा फेज देखा हुआ है, ऑप्शन सेलिंग का क्रेज़ 2017 के बाद ज़्यादा चला है। क्यों? क्योंकि 18 में वीकली एक्सपायरीज आ गए, उसके बाद लोगों ने, तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग वाले सब माई बाप है, इन लोगों ने शुरू ही अभी किया हुआ है। ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर्स चलता था। आपको पता है मैंने फ्यूचर्स मैं 15,000 में ओवरनाइट लेके जा सकता था। ये उस एरा की बात कर रहा हूँ। ये कब की? आज से 11 साल पहले पकड़ लो आप, 10-11 साल पहले। और मेरा इनिशियल कैपिटल भी वहीं से बना है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। मेरे को जो मार्जिन मिलता था, क्योंकि मैं एक मिनी निफ्टी करके आता था, ठीक है। और मेरे फेवरेट काउंटर्स थे, ADAG के स्टॉक्स रहते थे जिन पे बाय सेल करते थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में रहते थे। इंडो काउंट रहता था, जयप्रकाश ग्रुप रहता था। फिर उसके बाद डिस्क्लेमर, अच्छा कैसे वैसे भी बाय सेल के लायक है नहीं अभी ये बट फिर 10 साल पुरानी बातें हो रही है। हाँ ये तब की बात है, बिल्कुल स्टार्ट में कुछ शेयर्स आपको मिलेंगे, लेकिन बाय सेल नहीं है ये, सिर्फ हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद वर्क हार्ड फार्मा मेरा बड़ा फेवरेट होता था। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, वर्क हार्ड फार्मा एक ऐसा स्टॉक था, एक ही दिन में FNO का स्टॉक 18% ऊपर और उसी दिन 18% नीचे, ऐसा स्टॉक है। मैंने खुद को ट्रेड किया उस दिन, तो मेरे को ध्यान है। मैं और एक बताता हूँ, PC ज्वेलर आपने सुना होगा, आजकल भी है, ठीक है। PC ज्वेलर जब ब्रेक्सिट का समय हुआ था, तब मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था। लोग बिलीव नहीं करोगे, सर्किट उस समय पे खुल चुका है नहीं, सर्किट नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा, ब्रेक्सिट पे पहले नीचे गया, फिर पूरा U-टर्न मार गया था, ठीक है। मैं 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ, क्योंकि PC ज्वेलर, अब तो मेरे को टेक्निकल एनालिसिस उस समय तक तो आ गई, अब तो बहुत आगे आ गए। तो मैं खरीदने को रेडी हूँ कि यार मेरे को कोई तो मिले, बायर कोई नहीं मिल रहा। आप सोचो FNO में आपको नहीं मिल रहा, वो 5 मिनट तक ऐसा सीन है। पहला बायर जैसे मिला, मैं मार्केट ऑर्डर मार रहा हूँ, मैंने जो भी मिले। और मेरा प्लान था कि मैं 11% बनाऊँ एटलीस्ट 1 महीने में। वो शायद 1-2 दिन में ही हो गया था, क्योंकि वो उस लेवल से फिर जिस तरह से बाउंस किया, PC ज्वेलर शॉर्ट करके भी बनाया मैंने, क्योंकि वो वक्रांगी के साथ एक इनका वो चल रहा था, एपिसोड चल रहा था, वो भी बड़ा अलग है, एक साइड है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस तरह की चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा आप शॉर्ट्स में बोले 2.5 साल लग गए मेरे को जुआ करते हुए, 2 साल संभलने में। उसके बाद ब्रेक इवन करके धीरे धीरे चले, और फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। बीच में एक आध हिकअप्स आए, बट हाँ वो आते रहते हैं, मतलब कुछ गलतियां हुई, फिर उसी से सीखा। एंड एट प्रेजेंट जो लोग अगर मेरे चैनल पे भी जाते हैं वो देखते हैं, मैं बहुत बार मेरे लाइव सेक्शन में लाइव वीडियोस देखेंगे, लाइव ट्रेडिंग वाले, तो आप देखोगे मैं 2 तरीके की ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ। एक स्कैल्प ट्रेडिंग रहती है, वो मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, जो पुराने ज़माने में जॉबर्स करते थे। स्कैम 92 अगर आप देखते हो तो उसमें फ्लोर पे काफ़ी सारे लोग करते थे, बेचा, हाँ। तो वो एक स्कैल्पिंग मैं करता हूँ, क्योंकि अब मेरा ब्रोकर मेरे को 0 ब्रोकरेज भी देता है। अगर नहीं भी देता तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, तो एक वो तरीका रहता है। और उधर से जो
काफ़ी सारा चंक रहता है। मेरे एक और जो मेन अकाउंट है उस पर स्विंग चलते हैं बट डेरिवेटिव्स में, सेलिंग स्ट्रैटेजीज मिक्स्ड विद फ्यूचर्स, इस हिसाब से चलता है। तो ये मेरी जर्नी रही है। मैं एक चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा। अभी आपने बताया कि मीडिया, काफ़ी सारे एनालिस्ट काफ़ी सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं और उनकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर को किस तरह एक जाल बिछाया जाता है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर जाकर फंसते हैं। तो वो एक्चुअल स्टोरी क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार हम ऑपरेटर्स के बारे में सुनते हैं, काफ़ी बार हम मार्केट में किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर का पैसा इंस्टीट्यूशंस खाते हैं, ये सारी चीज़ें, पर एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर को भी नहीं पता ये कि कैसे होता है। तो इसमें थोड़ा हम डीप में जाए तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, एक दो किस्से सुनाते हैं तो ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ में आएगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो जैसे एक आज से 8 साल पहले की बात होगी, 8-9 साल पहले की बात होगी, ठीक है। एक रियल एस्टेट की मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड थी, FNO में थी। अभी तो आप बहुत शॉक हो गए। देखिए FNO में हमने क्या सोचा होगा कि FNO की यूजुअली जो स्टॉक होते हैं, अदरवाइज अभी तो कुछ बहुत सारे न्यूज़ व्यूज़ आते हैं तो कुछ स्टॉक्स हमने देखे 50% नीचे, पर क्या आप बिलीव करोगे कि FNO का कोई स्टॉक 80% नीचे एक ही महीने में हो रहा है और वहीं से रिकवर करके ऊपर 80% जा रहा है। FNO का स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, जिसको माना जाता है सबसे ज्यादा लिक्विड। तो वो रियल एस्टेट की एक कंपनी है, अभी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड होगी शायद, FNO में तो नहीं है लिस्टेड, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। और बाय द वे काफ़ी लोगों को नहीं पता है, उसी काउंटर पे बुल और बेयर का टिपिकल फाइट हुआ था। सिंगल डे आज तक का NSE का सबसे बड़ा पे आउट लगा है। एक ब्रोकर ने 200 करोड़ रुपए कमाए उस समय, एक ब्रोकर ने 200 करोड़ रुपए कमाए एक ही हफ्ते के अंदर। ये ब्रोकरेज से नहीं, खुद का खेल के। हाँ, तो मैं बताता हूँ इसमें कैसा सीन था, उन्होंने पूरा बहुत वो किया हुआ था। तो ये रियल एस्टेट कंपनी चालू जिनने कही थी प्रमोटर, वो खुद ही एक तरीके के ऑपरेटर थे। पहले तो समझ लेते ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। ऑपरेटर इज एनीवन जिसके पास अंधा पैसा हो, या तो वो खुद का हो या तो एक बिजनेस कार्टेल रहता है जिनके पास बहुत पैसा है। अब ये पैसा या कैसे भी हो, कहीं से भी हो सकता है, कंट्रोल हो। ये हो सकता है 10-15 बड़े बिजनेसमैन हो जिनके पास बहुत करोड़ों पैसे हैं, जिनका रियल एस्टेट का एम्पायर हो, उन्होंने पैसा अपना लगाया हुआ हो, या ये हो सकता है वो खुद शेयर बाजार से ही उनने बहुत कमाया हो। तो ये ना पूल अप करते हैं। अब ऑपरेटर के 2-3 मोडस ऑपरेंडी होते हैं। सबसे पहला टारगेट होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि ना फ्लोट कम होता है। देखिए एक स्मॉल कैप 50 करोड़ की कंपनी, 100 करोड़ की कंपनी, तो मेरे पास अगर 50 करोड़ है, 100-200 करोड़ है, तो मैं तो आराम से उसको हर दिन उसको खेल सकते हो। मैं उसी को घुमा सकता हूँ आगे पीछे, वॉल्यूम आर्टिफिशियल। तो उसमें एक तरीका क्या होता है, उसको सर्कुलर ट्रेडिंग बोलते हैं, जो केतन पारेख ने करी थी। अच्छा। तो केतन पारेख क्या करते थे, जैसे पहला अप्रोच था, उन्होंने तो 2-4 चीज़ें करी हुई थी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप और मैं हो गए, मान लेते हैं आपके पास 50 करोड़ है, क्या पता हो सकते हैं। चलिए यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ नहीं बता सकते गाइस, बट ठीक है। बट हमने देखे तो आपके पास 50 करोड़ है, अब मेरे पास भी रख ही लेते हैं 50 करोड़, ठीक है। अब हम दोनों डिसाइड करते हैं कि यार ये XYZ स्टॉक हमने देख लिया, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इसके प्रमोटर से सीधे बात करते हैं कि देख तुम्हारे हवाले निकले पड़े हुए हैं, तुमको पता, मार्केट को नहीं पता, तुमको पता है तुम्हारी हालत टाइट है, पैसे आ नहीं रहे, सामान बिक नहीं रहा है। हम तुमको एक ऑफर करते हैं, तुम हमको अलाउ करो हमारे काउंटर पे, हम दोनों को ही थोड़े से शेयर्स दे दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बाय सेल, और प्लस हम अपने पैसे से भी करेंगे। आपने भी दिया, थोड़ा ऑफलोड किया, हम दोनों अपने शेयर में बाय सेल करेंगे, घुमाते रहेंगे। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, 11 रुपए में ले रहे हो, मैं 11.05 पे खरीद रहा हूँ, फिर मैं 11.05 पे वापस बेच रहा हूँ, आप 11 पे खरीद रहे हो। नेट कुछ नहीं है, वॉल्यूम दिख रहा है। अब बाहर वाला जो वॉल्यूम बजर देख रहा है, यार ये तो गजब काउंटर हो रहा है, इतना छोटा काउंटर, कुछ होने वाला है। अब हम इनको लेके आएंगे, बोले एक काम कर, तू 11.5 पे ले, क्योंकि हमको थोड़ा परसेंटेज भी दिखाना है। अब वो जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है वो अपने आप को आइंस्टाइन समझ रहा है, यार इसमें कुछ हो रहा है, कुछ तो है दया, कुछ तो है, वॉल्यूम आ रही है, शेयर भी चल रहा है, मतलब ये बहुत सही मौका है, इसको इंस्टीट्यूशन खरीद रही है। तो अब वो क्या होगा कि आप दोनों, अब तीसरा एंगल और आएगा, ये क्या करते हैं, 2 करोड़ रुपए देके टीवी पे जो बहुत बड़े एनालिस्ट रहते हैं 2-4, और ऐसा हुआ है, वो 2-4 एनालिस्ट को बोलेंगे 50 लाख, आपको सिर्फ कुछ भी एनालिसिस बना के बोलना है कि ये वाला शेयर खरीदो, एक रिपोर्ट बनानी है, और वो जबरदस्ती का जस्टिफाई करेंगे, तो बन ही जाएगा, लॉजिक तो बाद में बन जाएगा, हे गाइस ये फंडामेंटली ऐसा स्टॉक है, ये वो। अब मुझे लगता है अच्छा, वो सेफ साइड हो गए, स्टॉप लॉस ऐसे जबरदस्ती का बोल देंगे, और वो चीज़ है। अब क्या होगा, सिर्फ ये एनालिस्ट को 15 ब्रोकर और फॉलो कर रहे हैं, ये सर्कल पूरा, कार्टेल पूरा जाता है। ये जो मैं रियल एस्टेट वाली कंपनी बोल रहा हूँ ना, ये इस तरह से कर करके मीडिया आउटलेट्स, तब इन्फ्लुएंसर्स नहीं रहते थे, आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, मीडिया आउटलेट हो गए,
उसके बाद ब्रोकर्स हो गए, ऐसे कर करके ये करीब करीब 800-900 लोग तक ये मेन प्रोमिनेंट लोगों तक बात पहुंची है, जिन्होंने ये अपने सारे क्लाइंट्स पे फैलाई कि ये वाले, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए थी, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रेडिंग में क्या हो गया, बाय सेल हो गया, एक तरीका का ये हो गया, बाय सेल इन्फ्लेटेड वॉल्यूम है। आप जब तक आओगे हम अपने जो प्रमोटर से शेयर लिया वो डंप करके जो प्रॉफिट होगा 20% हमारा बाकी प्रमोटर को दे दिया। तो ये एक पहला तरीका हो गया। तो इसमें फंसा कौन, रिटेल। फिर रिटेल बोलेगा अरे सर हमने ले तो लिया, अब लोअर सर्किट हो रहा है, निकल ही नहीं पा रहे। क्यों हो रहा है लोअर सर्किट? क्यों? अब वॉल्यूम बचा ही नहीं है ना, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हम लोग तो निकल ही गए, हम ही लोग तो उल्लू बना रहे थे। हाँ। तो पहला हो गया सर्कुलर ट्रेडिंग। दूसरा हो गया लेवरेज्ड बेस्ड। लेवरेज्ड बेस्ड में क्या होता है, यही सबसे खतरनाक होता है, जिसमें पंप एंड डंप हो जाता है। ये हर्षद मेहता के टाइम पे बहुत होता था। तो इसमें कैसा रहता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप और मैं, हम लोग मिलके हम सोचते हैं कि यार हमें ना इस कंपनी का कोई वैल्यूएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नाम की कंपनी है, शेल कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी जिनको बोलते हैं। हाँ। कोलकाता में तो एक जगह के एक एड्रेस पे 300 कंपनियां हैं आज भी। तो आपने रिसर्च अगर कभी होगे तो पता चलेगा। तो वो बोलेंगे कि यार एक काम करते हैं, इसको हम ही लोग पंप करेंगे, बाद में डंप कर देंगे। तो इसमें आज के समय में काफी इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज किया जाता है। आज के समय की अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह भी चलते हैं आजकल तो। और एक केस पकड़ा भी गया था, एक सेलिब्रिटी का भी नाम आया था उसमें। ये सारी चीजें, नाम हम नहीं लेंगे, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, हम किसी को नहीं जानते। तो ये वाली चीज एक पंप एंड डंप होता है। पंप एंड डंप का मतलब ही है कि आप शेयर के प्राइस इन्फ्लेट करोगे, इसमें लेवरेज लेके करते हैं कि बैंक से उधार ले लिया, क्रेडिटर से उधार ले लिया, ताकि ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा इन्फ्लेट कर लिया, जब लोग घुस गए तो वो डंप कर। अच्छा, वो मान के चलते हैं कि हम पंप कर रहे हैं, कोई ना कोई इसको खरीदने वाला आएगा। वो नहीं, वो पूरा प्लान रहता है। वो पूरा सर्कल में वो पूरा फैलाते हैं ये वाली चीज। खरीदने वाले भी इकट्ठे करते हैं। खरीदने वाले भी इकट्ठा करते हैं। पहले टीवी चैनल्स होते थे, अब यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम सबसे मेन है। टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा आपको ये चीज दिखेगी। तो इसलिए आप देखोगे कुछ टेलीग्राम में ना, आप देखोगे 5 लाख 50 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं उस चैनल पे। तो ये मोस्टली बॉट्स खरीदते हैं ये लोग, ताकि एक परसेप्शन बनाए कि हमारे पास इतने लोग हैं, पॉपुलर ट्रस्टेड चैनल है वो है। और उसके बाद ये लोग कुछ भी शेयर देके वहाँ पे डंप करवाते हैं। रेगुलेटर कुछ लोगों को पकड़ती भी है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को नहीं पकड़ पाती है, वो बाद में पकड़े जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका रहता था। तीसरा एक बड़ा विचित्र तरीके का एक ये रहता है, जिसमें कि जो प्रमोटर रहता है, वो प्रमोटर खुद सारी चीज़ें छोड़ के जाना चाहता है। 2017 या 18 की बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आई। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक से बात करके बोला कि हमको अपना आईपीओ निकालना है। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस दिखाए, सब कुछ ये दिखाया। आईपीओ आया, पूरा सब्सक्राइब्ड हुआ, हाइप था आईपीओ का, पूरा सब्सक्राइब्ड हो गया, प्रमोटर सब बेच के निकल गया। ओके, ये कुछ न्यू एज कंपनियों की तरह बात सुनाई दे रही है। थोड़ा बहुत वैसा है। कुछ नाम आ रहे दिमाग में। नाम तो ये चीज भी हुई है। तो यार जब आप स्कैम की बात कर रहे हो, स्कैम बहुत तरीके के होते हैं। बिकॉज अब ये बात छिड़ी है, तो थोड़ा सा और मैं एक बताता हूँ कि एक आज से 7-8 साल पहले और किस तरह का स्कैम होता है, आज भी होता है। अब ये ऑडियंस के ऊपर है, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। किस प्रकार से मैं बताता हूँ। तो एक, खैर मैं बोलूँगा तो लोग गेस कर लेंगे, कमेंट्स में नाम लिख देना, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ यार। अब मैं सेफ साइड सोच रहा हूँ, हाँ बीप लगा दीजिएगा। तो हमारे देश के XYZ मिनिस्टर थे, तो वो आते हैं, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था उस समय पे, ठीक है। तो वो जब भी आते थे स्क्रीन पे, वो कुछ ना कुछ कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेटल कंपनीज के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि ऑयल कंपनीज के ऊपर हम ये रेट कट ला रहे हैं, टैरिफ ला रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि वो बोलने से पहले उनका बेटा ही अपने अकाउंट में, उनके मतलब बेटे अपने शेल अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स में, जब ये खबर चल रही रहती है, उसके बाद सारी चीजें गिरती थी। मेन जो स्टॉक्स रहते 12-15% गिरते थे। ये लोग भर भर के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी पोजीशंस बनाते थे, FNO पोजीशंस बनाते थे। और उसके बाद अगले दिन ही वापस ही वो जो नेता थे वो स्क्रीन पे आते थे और वो कहते थे कि अरे हमको हमारी मिनिस्ट्री ने बोला कि ये मत लगाओ, काफी नुकसान हो जाएगा, तो हम ये लिवाई नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री की सुन के हम अब नहीं लगाएंगे। इट वाज अ प्रैंक, इट वाज अ प्रैंक, अगेन बाउंस। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, बट गेम ये हो गया कि पैनिक में आप लोगों से डंप करवा दिया गया, किसी और ने उठाया और पैसा कमाया। और उसमें तो वो किया होगा उन्होंने कि शॉर्ट पोजीशन भी पहले बना के रख दी, फिर शॉर्ट पोजीशन को। और ये आज भी होता है। अच्छा, आज भी होता है। कौन करता है, क्या करता है, हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा, दोस्तों को लग रहा होगा नाम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे 1-2 नोटिस आए हुए हैं।
तो मैं ज़बरदस्ती, देखिए लाइफ और फैमिली भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो जो समझदार है वो कमेंट्स में वैसे समझदार भी को इशारा काफी है। बता देंगे। तो ये एक चीज़ होती है। और इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत में कोई भी चीज़ विदाउट पॉलिटिकल नेक्सस नहीं चल सकती, ये फैक्ट है। 1992 स्कैम 92 सीरीज में आप देखोगे कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल कनेक्शन था। बिल्कुल। 2000 में जब .com बबल हुआ, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, उस समय पे ऐसा क्रेज चला था, आप किसी भी कंपनी के सामने IT सर्विसेज लगा दो, बिल्कुल। हाँ। वो भग रहे थे। जैसे यूएस में .com लगा दो, .com लगा दो, IT सर्विस लगा दो। अरे इधर एक सीवेज की कंपनी थी, सीवेज मैनेजमेंट, जो कचरा पट्टी उठाती है, उठाने वाली। उसके शेयर नहीं चल रहे थे, IT सर्विसेज लगाया, 400% बढ़ गया। और वो खुद प्रमोटर सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया यार, एक वर्ड ने क्या एक वर्ड के कारण लोग देख भी नहीं रहे। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, एक ने ऑक्सीजन कुछ लगा दे जिसका ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है, वो चढ़ कोई गया। तो शहर का नाम और ऑक्सीजन। तो ये वाली चीज हो गई। तो वो एक 2000 हुआ। और 2000 में बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। 2000 में क्या होता था कि मैं बता रहा हूँ, एक ऑपरेटर की बात बताता हूँ। तो वो ऑपरेटर भाई साहब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हीं के साथ KP ने मिलके जो पूरा बवाल मचा, उसके चक्कर में पूरा कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ही खत्म कर दिया। तो सीन ये था कि इन्होंने अपनी खुद की एक XYZ कंपनी निकाली, इनको ट्रिक्स ऑफ द गेम्स पता थी, पता है, वैल्यूएशन पता, बढ़ाई, ये सारी चीज़ें करी। फिर आया कि भाई रशियन हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है रशियन टेक्नोलॉजी के साथ। आपको ऐसी खबरें मिलेंगी, रशियन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये दुनिया भर की चीज़ें दिखेंगी। तो ये बड़ा बड़ा माहौल बन रहा है, रशियन कोलैबोरेशन, ये वो पॉजिटिव वाइब्स बन रही हैं। और वो बंदा आराम से चिल बैठा हुआ है कि भाई तुम लोग करो, मेरे को तो 5 साल ही खेलना है, निकाल के निकल जाऊंगा मैं ये सारी चीज़ें। वो लिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं, पब्लिक लिए जा रही है, पब्लिक को लग रहा है ये रशियन, ये इटालियन, ये वो, ये दुनिया भर न्यूज़ आती रह रही है। वो वही न्यूज़ निकाल रहे हैं। न्यूज़ वालों को थोड़ा XYZ दिया, निकाला, और उसके बाद ये किया। ऐसे ही एक जो लेटेस्ट मेरे को याद है, 2016 या 18 की बात है, हमारे देश की एक सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक्स में निकाला गया कि वॉरेन बफेट सर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये खबर आई, उस दिन भी मैं ट्रेड कर रहा था, 16% ऊपर चले गया। मैं देख रहा हूँ क्या हो गया इसको, मैं देख रहा है वॉरेन बफेट सर इतने इंटरेस्टेड हो गए, खुद बैंकिंग से दूर रहते और इधर आ गए, क्योंकि उनका सोलोमन ब्रदर्स का एक केस हुआ था, उसके बाद ये इधर होगा। बोले क्या हो गया, मार्केट आवर्स खत्म होता है, बोलते ये फर्जी न्यूज़ है। वही चैनल बोलती है। ये कुछ नहीं था। उस समय पे जो ऑपरेटर्स थे, उन्हें जो पोजीशंस पहले से लेके रखे थे, उनको एग्जिट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो स्टॉक उतना बढ़ नहीं रहा था। ये खबरें प्लॉट करी गई, इतना बड़ा खबर प्लॉट करो कि एग्जिट किया जा सके। उस दिन एग्जिट कर दी, लोग फंस गए। तो पॉइंट ये है कि ये स्कैम्स इतने ज़्यादा मार्केट में आज भी चलती है। ऑपरेटर वाला गेम आज भी, ऑपरेटर इज एनीवन, जैसे मैंने बताया, जिसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा कनेक्ट है। बिल्कुल। तो वो लोग इस तरह की खबरें फैलाते हैं, और ये एक बहुत डार्क साइड है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, US में भी है। ये फाइनेंशियल मार्केट की पूरी डार्क साइड, पूरी डार्क साइड है, आज भी है। आज अगर कोई इंसान आके कहता है मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं और मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में चैंपियन बन जाऊंगा, नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, देखिए मेरा कहना है ऑप्टिमिस्टिक रहो बट रियलिस्टिक भी हो, पॉजिटिव रहो बट रियलिस्टिक भी रहो। आप 100 किताबें पढ़ के सबसे इंटेलिजेंट बंदा बन के भी आप शेयर मार्केट में जीत नहीं सकते हो। इंडिया में बेटर कर सकते हो एज कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ पीपल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप जितना समय बिताओगे आपको बहुत ऊपर नीचे की चीज़ें भी पता, छोटी मोटी चीज़ें पता चलती है। जैसे आज के टाइम का एक बताऊँ, एक ऑडियंस खुद ऑब्जर्व करना ये वाली चीज़, ठीक है, ऑडियंस के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग आजकल बहुत चलती है। हाँ। कुछ काउंटर्स पे आप जाना, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टॉक काउंटर्स पे जाना, आप जैसे ही डालोगे 52 रुपीज़ पे खरीदना है मुझे, मान लीजिए आपको दिख रहा है पूरे टाइम पे 52 पे बायर है, 52.5 पे सेलर है, आप जैसे ही 52.05 करोगे ना, एक सेकंड के अंदर 52.15 का बिड आ जाएगा। और ये तो कैश में भी होता है, कैश में भी होता है, अब माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है। हाँ। और इंटरेस्टिंग बात है, आप 5 मिनट तक ऑब्जर्व करोगे तब तक ये चीज़ नहीं हो रही थी, बट जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं ये चीज़ हो रही है। आपको और फिर आप 5 पैसे ऊपर ऑर्डर डालोगे, फिर वो हो जाएगा। वो ऐसे करते करते आपको आपके प्राइस को ऊपर ले तो ये जाएगा। आपको क्या लग रहा है, एक तो एल्गो का गेम हो रहा है, ये ऑपरेटर ने अपना गेम एक लेवल ऊपर ले गए, वो आपको महंगे से महंगे प्राइस में बिकवाना चाह रहा है, बिकवाना चाह रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आज तरीके अलग अलग निकल गए। यूएस की अगर मैं बात करूं तो यूएस में एक कंपनी है ब्लैक रॉक। कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए हमारे पूरे देश के, ऐसा कहा जाता है, दुनिया के 17% फाइनेंशियल एसेट्स ये कंट्रोल कर रही हैं। बहुत बड़ा चीज़ होता है, सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट, सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट। रशिया यूक्रेन प्री वॉर बोल रहा हूँ, उसके मतलब अब तो उनके GDP कम है, तो उससे पहले की GDP ले रहा हूँ। रशिया, यूक्रेन, ब्राज़ील और 3-4 कंट्रीज को मिला दो, टोटल GDP से भी ज़्यादा, 10 ट्रिलियन की आसपास की कुछ वेल्थ मैनेज कर रहे थे। हाँ। उनके पास एक सॉफ्टवेयर है अलादीन। हम लोग इधर लड़ते क्या है, एमी ब्रोकर दे दो भैया, या दूसरे या ऑप्शन के सॉफ्टवेयर दे दो, 10-15, हम सोचते हैं हम उसमें इंटेलिजेंट बन जाए।
वो अलादीन ऐसी चीज़ है, वो एक कंटेक्स्ट देता हूँ, आप लोग हैरान हो जाओगे, ठीक है। वो एनालिसिस कैसे करते हैं, और ये आज से 8 साल पहले की एनालिसिस है। आज तो पता नहीं अलग लेवल है। आज एआई की बात करें ना, मशीन लर्निंग, तब की मैं बताता हूँ। सीईओ आ गया। अच्छा आप लोग देखो, अपन सिंपल से कुछ लोग क्वार्टर रिजल्ट्स पे ट्रेड लेते हैं कि एनालाइज करते हैं कि हाँ क्वार्टर रिजल्ट्स ऐसा आएगा तो हम ऐसा करेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल भी करते हैं कि अच्छा इस रिजल्ट के बाद सेंटिमेंट ये है, ब्रेकआउट हुआ तो मैं ये करूंगा, ब्रेकडाउन हुआ तो ये करें। हम वेट करते हैं उसका। ये लोग ना वेट के पहले कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सीईओ आया, सीईओ खड़े के बोलना शुरू किया कि गाइज आज का रिजल्ट ऐसा है, इनके मशीन्स इतने देर में स्कैन कर ले रहे हैं कि इनके सीईओ ने आज से पहले कितने बार ऐसे हाथ रखा हुआ है और तब क्या रिजल्ट हुआ था, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज एनालाइज कर ले रहे हैं। और उतने में बताएगा या अच्छी न्यूज़ बताएगा, उतने में उनके आय, और उसमें सिंक है, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उनकी जब आंख ऐसी हो रही है, हाथ ऐसा हो रहा है, और जब उनने ये वर्ड बोला है, आज तक उनने 25 साल में जब भी ये चीज बोली है 90% टाइम इनने गंदे रिजल्ट्स दिए हुए। तो आपके आने से पहले वो रिजल्ट पंच हो रहे हैं और वो पैसा बना रहे हैं। वो काइंड ऑफ एआई से वो प्रेडिक्ट कर ले रहे और ये हैं 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी तो किस लेवल अब कहाँ पे उनके पास इतना डेटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आजकल सोशल मीडिया तो काफी चलता है, इसने 1 करोड़ बनाया, 2 करोड़ कमाया। देखिए जो असली गेम खेल रहे हैं ना, वो कहीं नहीं दिखा रहे हैं। मतलब मेरे भी लाइव मार्केट में देखोगे 1-2 लाख 3 लाख में दिखाता रहता हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है किस तरह का गेम बाहर चलता है। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन के 100 करोड़ों के सौदे चले जाते हैं उनके। इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, उनका एक टीम रहता है, सब कुछ रहता है, प्रॉप डेस्क रहते हैं, काफी सारे रहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से कहाँ गेम खेल रहे हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक जब जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं ना, उनके पास एक बीटी रहता है। बीटी बहुत फेमस होता है, ब्लूमबर्ग टर्मिनल कहते हैं। जो लोग लेना चाहते हैं आप लोग ले नहीं सकते हो, भले आपके पास पैसा है। महीने का ज़्यादा नहीं, 1.5-2 लाख रुपए का लेता है वो सॉफ्टवेयर। 25 लाख का 25 लाख का साल का है, और वो आपको भी नहीं मिलेगा। आपके पास 25 लाख है ना, तो भी नहीं मिलेगा। आपने पुश्तैनी जमीन बेची है, बोला मैं आज बीटी नहीं देगा। आपका नेटवर्थ होना चाहिए, आपका इतना बड़ा सेटअप होना चाहिए, इतना कुछ वेरिफिकेशन हो जाए, उतना AUM होना चाहिए। वो फाइनेंशियल मार्केट की रोल्स रॉयस है। मैं देख रहा था उसका कुछ 25 लाख साल का, प्लस उसमें भी शायद आपको मिनिमम 100 लाइसेंस या ऐसे कुछ लेने पड़ते हैं। और मैंने तो यूज किया हुआ है। अच्छा, नॉर्मल रिटेल के लिए कुछ काम का इतना नहीं है, बट उसमें एक पता है बीटी लोग लेते क्यों हैं, अब मैं बताता हूँ। मतलब ये सोचो, ये रिटेल को पता ही नहीं है दुनिया गेम क्या चला रही है। बीटी का जो टर्मिनल होता है, अब उसमें बीटी सब एक बीटी चैट के लिए लेते हैं। उनको एनालिसिस से आधे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऑल्दो एनालिसिस बहुत तगड़ी है। जैसे आज मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो आप मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम से कहीं पर भी जाओगे तो आपको सब मिलता है, फाइनेंशियल डेटा, ये वो उधर पूरा माइन्यूट डेटा मिल जाएगा। इतने मिनट इतने सेकंड पे ये स्प्लिट होता था तो ये हो गया, प्री स्प्लिट ये प्राइस था, उसके बाद ये न्यूज़ आया था तो ये होता, सारी डिटेल मिल जाएगी, ताकि आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर सको। और बहुत डिटेल में मिलेगी कि साउथ अफ्रीकन लोग इस पे क्या कह रहे हैं, ग्लोबली ये हो गया, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बीटी का मेन होता है बीटी चैट। अब बीटी चैट क्या होता है, लेट राकेश झुनझुनवाला जी को अगर 200 करोड़ के अपने टाइटन के शेयर बेचने हैं, ये मार्केट में तो बेचने के बाद ही पता चलता है। आज एक ब्लॉक डील हुआ, राकेश झुनझुनवाला जी ने इतने परसेंटेज कमाए, 200 करोड़ बेचा। बीटी चैट पे ये पहले पहुंच जाता है, क्योंकि बीटी चैट सिर्फ औकात वालों के पास ही है। तो राकेश जी को अगर 200 करोड़ निकालने में, एग्जांपल हाइपोथेटिकल राकेश जी बोल रहा हूँ, किसी बड़ी पार्टी को अदर देन जो लाइमलाइट में नहीं आता, तो उसको 200 करोड़ के शेयर एक ही दिन में निकालने और एक ही भाव पे निकालने, तो वो बीटी चैट पे जाते थे। तो बीटी चैट के लिए ही हर कोई लेता है। डील्स वगैरह वहाँ पे उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पहले के बल्क डील पता लग जाता है, बल्क डील होने से पहले पता लग जाता है। वहाँ पे वो पूछेंगे कि मेरे को बेचना है, कौन लेना चाह रहा है, उस टाइप से। एग्जैक्टली ये चीज, तो ये वाली चीजों का एक्सेस रहता है उनके पास, जिससे वो सिर्फ वो बीटी चैट व्हाट्सएप उनको चाहिए। काइंड ऑफ इनसाइड सर्कल में घुसने के लिए लोग खरीद रहे हैं। वो एलीट क्लास है, एलीट क्लास है। एक और किस्सा बताता हूँ सूरत का। बस इसमें एक मैं पूछना चाहता हूँ, कितने इंडिया में कितने लोगों के पास है वो? है मेरे ही कुछ सर्कल में लोगों के पास है। ओके, दोस्त हैं अपने, तो वो लोग यूज़ करते हैं, वो सिर्फ इसी के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, तो आप सोचो, आप लोग सोच रहे हो कि, तो जो लोग सोचते हैं ना कि ये रिजल्ट आने के, अच्छे रिजल्ट आने के बाद नीचे क्यों जा रहा है, पोजीशंस पहले से बन चुकी रहती है, पता आपको बाद में चल रहा है, हो चुकी है पहले। वो फ्यूचर्स ऑप्शन में कब का पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो तो दिखाने के लिए डिप वहां पर हो रहा है, पोजीशन बन गया, वो पैसा बना रहे हैं, आप लोग अटक जाओगे वहां पे। जब तक आप सेल करने का सोचोगे वो निकल चुके हैं, अब वो बाउंस हो जाएगा, तब तक वो न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, स्टेल हो जाती है न्यूज़। 80% न्यूज़ विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, रियलिटी इज स्टेल, वो पुरानी है, बासी है, या तो बासी है या फिर आपको फीड करी जा रही है, वो मेन तो फीड की जा रही है। बेसिकली आप जो चार्ट देख रहे हो वो बना रहे हो, वो चार्ट को चार्ट बना लिटरली वो बना रहे हैं। सूरत की मैं बात बता रहा हूँ,
उधर ऑपरेटर्स का ऐसा समूह, और जो सूरत के लोग हैं ना जो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, हाँ सूरत के ऑपरेटर्स का ऐसा चलता है। तो मैं किसी इनसे मिला हूँ, हम लोग इधर सोशल मीडिया में देखते हैं ना 1 लाख की बात हो रही है, 2 लाख की बात हो रही है, वो बंदा कुर्ता पहन के आ रहा है, पजामा पहन के आ रहा है, आप देख के भी नहीं बोल सकते इसकी इतनी हैसियत है। फोन में उनके पास वो वाले नहीं है नोकिया या उसके भी पुराने जो वो मॉडल होते हैं ना, हाँ सेलुलर फोन। सेलुलर फोन, वो रख के घूम रहा है, और बात हो रही है 5,000 6,000 करोड़ की। और सूरत और उधर एक डब्बा मार्केट बहुत चलता है, हाँ ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, डब्बा मार्केट इज इररेगुलेटेड फॉर्म, जहां पर कि एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े ट्रेड्स होते हैं, इलीगल फॉर्म में ट्रेड्स होते हैं, कैश में ट्रेड होता है, बहुत बड़ा होता है। गुजराती और मारवाड़ी लोगों को बहुत आदत रहती है इस चीज़ की। बट डब्बे का एक खासियत है कि अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल होते हो, मतलब आप अगर 10 बार प्रॉफिटेबल होगा तो वो आपको आगे डब्बा वाला 11वीं बार आपका अकाउंट 11वीं बार वो बंद हो जाएगा, वो बंद ही करवा देते हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 5-6 हज़ार करोड़ की इनकी, मतलब इनकी शर्त कैसे लगती है कि यार ये पेनी स्टॉक है, कल इस पेनी स्टॉक को कौन चलाता है, ये इनकी शर्त लग रही है दारू पीते पीते। और इनका वो, अगर तुमने इसको 5% चला, पेनी स्टॉक छोड़ो, मिड कैप स्टॉक पे बात करें, तूने अगर कल 5% चढ़ाया, सामने जो मर्सिडीज खड़ी वो तेरी। मैंने खुद ने देखा हुआ ये चीज हो रही है, बोला अलग ही गेम चल रहा है। मतलब हम जो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं ये रात को बैठ के शर्त में लग रहा है ये सारी उस पे। चीजें कि ये मिड कैप में। तभी आपने एक चीज देखी होगी, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता ये आज क्यों हुआ अचानक है, से क्यों भाग गया, ना हाँ, न्यूज़ है ना कुछ हाँ, है ना ना कुछ चार्ट, टेक्निकल ना है, कुछ कुछ ना, नहीं है। हाँ। ये चीज बहुत बार होती है, मैं नहीं कहता हूँ हमेशा हो रही है, पर लेकिन होती है, सकता हो सकती है, और ये लोग ना कभी ओपनली आके देखो, जो लेजिट ये सब कर रहे हैं, बना रहे हैं ना, ये कभी अपना राज बाहर नहीं खोलना चाहते। हर्षद मेहता के टाइम पे भी जाओ तो हर्षद मेहता और ये सारे कैनफिना म्यूचुअल फंड, उसके बाद जो बड़े बड़े ये थे म्यूचुअल फंड के साथ, यूटीआई म्यूचुअल फंड था, उसके बाद एसबीआई था, और उसके बाद बैंक ऑफ कटारा या कटार करके था, इन सब की मीटिंग हुई थी। हर्षद मेहता को समझाया गया था मत कर यार, मतलब ये हर्षद मेहता को पकड़ा जाने का रीजन भी ये था कि वो बहुत ज्यादा वोकल हो गए थे। हर्षद मेहता ने 2 गलती कर दी। पहली गलती ये कर दी, उसने अपने लेक्सस दिखा दी 45 लाख की। उस समय पे 45 लाख बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, शो ऑफ। इंडिया में स्टॉक मार्केट ने मेरे को एक चीज़ सिखाई है, जब जब आप शो ऑफ करोगे वो आपके पतन का कारण होगा, क्योंकि लोग हर्षद मेहता से ज़्यादा उसके लेक्सस के बारे में बात करते थे, तो जेलसी इधर बहुत ज़्यादा है। केपी के भी बारे में वो पार्टी 3 करोड़ की पार्टी थ्रो कर दी थी न्यू ईयर के दिन पे, बिपाशा बासु आई थी, और भी बड़े बड़े कुछ इंटरनेशनल कोई कुछ आए थे, ऐसा कुछ आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, तो ये चीज़ उनके साथ भी हो गई। तो ये हिस्ट्री, ये चीज़ है। विजय माल्या जी के साथ भी यही हुई थी, विजय माल्या ने सबको निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, उनके आईपीएल टीम, कैलेंडर गर्ल्स, और उनके अपनी मेन हो गए थे गोवा में जो उनकी बीच पार्टी कर दी थी उनने, जब लोगों को निकाल दिया, लोगों में सैलरी नहीं दे रहे और पार्टी कर रहे हैं। तो हर्षद मेहता की पहली गलती हो गई शो ऑफ, और दूसरा है ना, जो भी कर लो पॉलिटिकल नेक्सस तो है, उसके अगेंस्ट मत जाओ। अपने आप को, इंडिया में आप जितने बड़े बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट मत जाओ। पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं होते। वी आर नॉट फेवरिंग एनी पार्टी, बट ये जेनरिक स्टेटमेंट है, इन जनरल है, किसी के वो नहीं है, तो उन्होंने पंगे कर लिए। केतन पारेख आज भी शायद कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, हमें नहीं पता, बट वो इसलिए टिके हुए हैं बिकॉज उन्होंने पॉलिटिकल पंगे नहीं लिए, नाम किसी के नहीं लिए, जो हाँ हर्षद मेहता ने लिए थे। हर्षद मेहता नहीं, बिकॉज उस समय पे जो अब तो पब्लिकली अवेलेबल है, नरसिम्हा राव जी पे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, सीधे बोल दिया 1 करोड़ एलिगेशन लगा दिया। आप उस समय की रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री पे आप लगा दो, जो भी है सच है, जो भी है। देखिए एट द एंड स्केपगोट थे, हर्षद मेहता स्केपगोट था। अकेले देखिए, अकेले 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का स्कैम कोई नहीं कर सकता इंडिया में, वो सबको पता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली, बिकॉज आपने हर्षद मेहता की बात छोड़ी हुई है, हर्षद मेहता को एक्सपोज किसने किया बताइए, जनरल बताइए, आपने जो भी सोचा। हाँ बोल दीजिए, नाम लेना है उनका, सीरीज में आ गया इसलिए हम बोल रहे हैं, जो सीरीज में दिखाया, जो स्टोरी है। हाँ, स्टोरी में क्या नाम लिया गया, क्या नाम है उनका, एक जर्नलिस्ट है ना, ठीक है, सबको यही लगता है। उन्होंने पहले एक्सपोज ही नहीं किया, सीरीज भी आधी अधूरी दिखाई जाती है। असली एक्सपोज पता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी जो कर्ड राइस खाता है, साउथ इंडियन, वो उस बैंक के ऑफिस में जहाँ से घोटाला हुआ है, एसबीआई है, चलिए नाम ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, उस समय पे हुआ है, क्योंकि पुरानी बात है और ये कुछ बहुत लोगों को शायद पता भी हो, बहुतों को शायद ना पता हो। सीरीज में भी थोड़ी कोशिश करी है दिखाने की, हाँ शायद करी, थोड़ी सी कोशिश बताते और नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, एक हाँ, वो भी नहीं है, वो नहीं है। ये एसबीआई का एम्प्लॉय था जो नॉर्मल मिडिल क्लास, जो कर्ड राइस खाते, साउथ इंडियन जो फेमस होता है, वो कर्ड राइस खाते खाते
वो जब बैंक स्टेटमेंट्स देखता, उसने पहली बार देखा और वो हर मैनेजमेंट को ठक ठक आ रहा था, इवन बिफोर दिस वेंट टू जर्नलिस्ट। तो वो सब देखा उसने और उसको सबने दबाने की कोशिश करी, चुप रहो। क्योंकि सबको, तो सबने बोला मत बोल मत बोल। तो ही रियलाइज्ड कि मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, नाउ आई नीड पावर। अब आप सीरीज पे जाओ, उसने उस बंदे को बताया और उस बंदे से फिर ये जर्नलिस्ट पूरी लिंक है। एक्चुअल में बंदा किसी और ने पकड़ा था, ये वाली चीज। तो ये लिंक है। इसके बाद इसमें दूसरा ट्विस्ट देते हैं। इस बार मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लूंगा, लोग अपने आप गेस करेंगे। गाइज मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, अगेन बिकॉज नोटिस आते हैं और हमारी सेफ्टी भी थोड़ी ज़रूरी है, बट आप लोगों को रियल साइड भी बताने हैं। तो अभी उस समय पे ये एक पार्ट हुआ। इस चीज़ को एक्सेलरेट किसने किया? बिग बुल मूवी देखी है आप लोगों ने? जी। तो बिग बुल में तो एक दिखाया गया है, मनु भाई को दिखाया कि मनु भाई भी पहुंच गए थे। सिर्फ मनु भाई नहीं पहुंचे थे, उनके एक शिष्य जो अभी भी अलाइव है, डी बस वो भी पहुंचे थे। और कितना दिया था वो भी मुझे पता है। और ये कैसे पता है आप सोच रहे होगे, क्योंकि दलाल स्ट्रीट के एक बहुत वेटरन एक दो कुछ ट्रेडर्स हैं जो बहुत समय से वो करते हैं, लाइमलाइट में नहीं आते। एक है जो बनियान ट्री के टाइम से ट्रेड करते हैं, ओके 94 93 ईयर्स के अभी हो गए होंगे, 93 94 के। अभी भी एक्टिवली एक्टिव वो उतने तो नहीं है यार, देखो एज हो गई, लेकिन शौक नहीं गया उनका। और उनको देख के बड़ा मोटिवेशन मिला कि शेयर बाजार में कोई इतना पुराना है जिसके अंदर अभी भी जज्बा है, तो मतलब हम जी लेंगे शायद। पहले लगता था स्ट्रेस में जल्दी निपट ना जाए बट जी लेंगे। तो उन्होंने बताया ये वाली चीज़ कि ये जो चीज़ थी, ये पूरा इस तरह से वो भी मिले हुए थे और ये वाली चीज़ें भी थी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर पूरा प्लान किया गया था, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत फंस गए थे। हर्षद मेहता के टाइम पे बेयर कार्टेल के शॉर्ट्स सही में थे, जैसे एक हमारे वो हालत आ गई थी कि कुछ कि दिन और अगर कटोरा मार्केट लेके ऊपर गया तो बिल्कुल। खत्म। और वो सच था। राधा किशन जी ने कहा है कि अगर मेरे को और ये 12 दिन हर्षद अपने लॉन्ग खींच लेता तो मेरे को कटोरा लेके बाहर आना पड़ता, और वो बिल्कुल सही था। चलिए थोड़ा सा मैथ्स बता देता है। आजकल लोग ना लाखों हजारों में खुश हो जाते हैं। 1992 नहीं 1988 का जो 1988 या 89 का जो बजट आया था, राकेश जी ने उस समय पे 2 करोड़ कमाए, उस समय के 2 करोड़ कमाए। 92 में 50, 2000 में अगर बात करते तो 200 करोड़ के आसपास ये अमाउंट लगा इन्वेस्टमेंट पे। टाइटन बात करते, कोई ये कैलकुलेट नहीं करता 5000 से 50,000 करोड़, इतना तो कोई स्टॉक ही नहीं दिया। कंपाउंडिंग आप देख लो ना, किसी ने भी नहीं दिया है, कोई ये नहीं सोचता। दूसरा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज द लेजेंड। मैं तो बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके जैसे और 10,000 लोग थे नहीं कर पाए। लेकिन आप ये जाके देखो, राकेश जी का अगर पोर्टफोलियो देखोगे, उन्होंने अपनी जिंदगी में 250 से ज्यादा स्टॉक्स लिए, चले तो 4 ही हैं मेन, टाइटन, क्रिसिल, इस तरह के 3-4 है। आप टाटा मोटर्स भी बोलो तो टाटा मोटर 3-4 गुना हुआ, वो रिसेंट है यार। 3-4 आज के टाइम पे रिटेल में भी काफी लोगों ने किया होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट 100 टाइम्स। 3-4 ही हैं, बाकी तो उन्होंने येस बैंक भी लिया था, DHFL भी लिया था, कर्नाटका बैंक, तो किसी डूबने वाले भी काफी सारे थे। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि इतना ज्यादा कंपाउंडिंग कैसे हुआ, क्योंकि उस समय पे बदला सिस्टम होता था। बदला सिस्टम उस समय का लेवरेज होता था, जिसमें आप ओवरनाइट 100x लेवरेज में चीजें कैरी कर सकते थे। आज जो फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं, आप 100x में तब कैरी करते थे सारे लोग। और सबसे इंटरेस्टिंग है, आज फ्यूचर आपका अगर लॉस हो रहा है तो महीने में काटना पड़ता है अगले उसमें जाने के लिए। उनके उसमें रहता था एक छोटा सा एक टोकन अमाउंट देके आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, प्रीमियम जैसा दो, और वो 5-5 6-6 महीने कर लेते थे। और उसमें भी प्रीमियम ऐसा नहीं जैसे हमारे इसमें लास्ट थर्सडे देना ही है, अगर रोल ओवर करना है तो करना है, ठीक है यार, थोड़ा सैटरडे, मंडे, वेनेसडे अगला निकल गया, वो अपने ब्रोकर के साथ बातचीत से बातें होती बातचीत से। तो जो सेसा गोवा की स्टोरी चलती है, वो इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बना था, उन्होंने लेवरेज में ट्रेडिंग लेके कमाया। सेसा गोवा इज वेदांता आज का, तो उन्होंने वो ट्रेडिंग से बनाया। टाटा कॉफी ट्रेडिंग से बनाया। पॉइंट है, सब लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट से बनाया, ये ट्रेडिंग से बनाया। तो जिस तरह के स्केपबोर्ड्स हमें हर्षद मेहता के ज़माने में देखने को मिल रहे, या वो खुद बने, या केपी भी थोड़े कुछ हद तक वो भी बने, तो वैसे क्या हमें बाहर भी देखने को मिलते हैं, या इंडिया में भी आजकल ऐसे दिख रहे हैं आप? इंडिया में DHFL खत्म हुई। DHFL के जो प्रमोटर थे ना, उन्होंने उससे 8-10 साल पहले एक और घोटाला किया था, HDIL नाम का। वादवाजी थे उधर भी। अगर कोई देखता ना प्रमोटर्स, तो समझ जाता कि सेम ही प्रमोटर इधर आ रहे हैं, जो उधर किया वो भी यहीं पर करें। प्रमोटर की नियत कहीं ना कहीं समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपना पैसा उनके हाथ में दे रहे हो। कोरोना में देखो, DHFL की हालत खराब हो रही है, लोग नारे लगा रहे हैं, लोनावला में पार्टी कर रहे हैं। मतलब मेरा दोस्त बोल रहा है, बोले यार हम वो बाइकिंग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बोले ये तो इधर पार्टी कर रहे हैं इनके मैनेजमेंट। मतलब गजब है यार ये तो आप वो नियत समझो। और एक जैसे इंडिया की एग्जांपल देते ना, ताकि लोगों को पता लगे। इंडिया में एक सत्यम नाम की कंपनी थी उसको टेकएम ने बाद में टेक ओवर किया। सत्यम वाला, लेकिन जो फाउंडर था रामलिंगम राजू,
बड़ा भला, मतलब बड़ा वो है, मतलब क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट बंदा है इस मामले में। हाँ, उसको उसने पता था सामने मैं से आके बताया। हाँ सामने से, बट नहीं, उसको पहले से पता था मैं गलत काम कर रहा हूँ। हाँ। तो उसने कंपनी खोली मेटियस। मेटियस में वो सारे काले काम करता था, उल्टे काम। सत्यम का सत्यम उल्टा का नाम। उल्टा। सत्यम का उल्टा कर दो, मेटियस होता, उसको भी पता मैं उल्टे काम तो कर रहा उसने हूँ। हिंट तो दे दी थी हिंट उसको। पहले दे दी थी कि भाई तुम समझ जाओ, मैं तो समझदार उल्टे को काम इशारा कर तो दिया रहा था हूँ। उसने। हाँ, मेटियस कर रहे हैं, और उसमें भी वो इतना शोबाजी करता था। उनके पास मतलब उस समय पे जूते रहते थे 15,000 के, उनके पूरे 15,000 के बहुत सारे जूते रहते थे, ऑडी में घूम रहे, उनको इंडिया का बिल गेट्स बोलते हैं। हाँ। खतरनाक उनकी पब्लिसिटी चल रही है, और उन्होंने भी अपना दिमाग सही लगाया। तो उन्होंने क्या करते थे, दिल्ली नोएडा के पास में जब मेट्रो आने वाली थी उसके पहले उन्होंने बहुत सारी जमीनें भर के ले ली। खरीद ली। यूनिटेक के थ्रू भी बहुत सारी चीजें कर ली। उन्होंने ये सोचा कि भाई मेट्रो आएगा, अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। अब उनको क्या पता था उधर से 2008 से लेमन ब्रदर आ जाएगा, और ये इनने रियल कैश तो इधर डाल दिया, लेकिन कंपनी कभी प्रॉफिट में नहीं रहती थी। इन्होंने कंपनी का पूरा अपना मैनेजमेंट अपने हाथ में रखा था, ऑडिटर को अपने हाथ में रखा था, पूरा फच करते थे। आपको पता है उनकी कंपनीज में उन्होंने इतनी शेल कंपनीज बनाई थी, 1000 कंपनीज थे, 1000 कंपनीज के सीईओ को 15,000 मिलता था सैलरी, और वो सीईओ कौन थे? उनकी मेड थी, उनका ड्राइवर था, ये सब उधर के सीईओ थे। ये इनके अकाउंट से सैलरीज दिखाते थे कि ये हमारी इन कंपनी का सीईओ का। लोगों ने कभी जाके कोशिश भी नहीं करी थोड़ा पता कर ली कंपनी सही में है कि नहीं है, जाके देखो। तो ये मेटियस का सारा काम होता था। तो जब रियल एस्टेट का डेंट वहां से आया, तो जो 4,000 स्क्वायर फीट में भी इधर अगर कुछ खरीदा तो उसको 500 स्क्वायर फीट में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। तब उनको समझ में आया कि अब फंस गए। अब मैं फंस गया हूँ, शेयर होल्डर को अब पता लग जाएगा, अब एक लेटर लिखा जाए। अब लेटर लिखा जाएगा। और पब्लिकली आके एनालिस्ट बोल रहे हैं अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और वो आके यार मैंने आज तक फर्जी पाने किए हैं। लोग शौक में बोले क्या है, वो देखते देखते कहाँ ट्रिपल डिजिट का स्टॉक 6 रुपए पे आ रुपए पे आ गया। गया। लेकिन एक्सपीरियंस काउंट्स, पता है कैसे है? ये मेरे दोस्त को काउंट किया, तो ये वाला कहानी मेरे ध्यान में था। तो येस बैंक पे मैं ट्रेड कर रहा था। आपको याद है वो बिल्कुल नीचे नीचे आया तो एक कंपनी ने आके बोला इसकी तो वैल्यू 1 रुपए ही रहेगी। वो जब लोअर सर्किट्स लग रहे थे उस दिन, तो मैं 4:30 बजे सुबह उठ गया था, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया था। अरे आज शॉर्ट करना एक्साइटमेंट में, और मेरे को पता था फ्यूचर एंड ऑप्शन में मौका नहीं मिलेगा। तो मैं अपने डीलर को कॉल करके बोल रहा हूँ आज इंट्राडे के सारे मार्जिन खोलो, आज मैं कैश में शॉर्ट मारूंगा खतरनाक। क्योंकि वो शायद 15 या 12 रुपए से शुरू हुआ था, 12-14 से। मेरे को पता था वो प्री ओपनिंग में ही मेरे को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। मैंने फुल मार्जिन से शॉर्ट कर रहा था, मजे, बहुत तगड़ा पैसा भी बना। वो स्टोरी के चक्कर में काश मेरे को वो ध्यान रहता, क्योंकि मैंने फिर वो काटा है 8 रुपए के आसपास, मतलब और प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि वो 6-6:30 तक उसी दिन निकल गया था, 5-5:30-6 तक गया था। तो उस दिन भी यही सेम चीज़ रिपीट हुई। सामने नेगेटिव न्यूज़ आई, लोअर पे लोअर सर्किट गया, एक पॉजिटिव न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट बोल रही है एक बैंक और LIC और ये मिल के आएंगे, और वहीं से बाउंस, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर हिट हो गया और वो चीज़ निकल गई। वही सेम चीज़ हुई 6 से जाके, और वो कंसोलिडेट हो गया बहुत लंबे टाइम तक एक ही रेंज पे। उसके बाद टेकएम ने टेक ओवर कर लिया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही थी। तो हर तरीके की चीज़ जो विदेश में भी हो रही है वो इधर भी हो रही है। तो हम लोगों को स्मार्ट रहना। तो मैं 4-5 टिप्स दे देता हूँ लोगों को जिनको समझना है। पहला, प्रमोटर हमेशा देखो। किसी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रमोटर अगर बहुत शो बिजनेस कर रहा है, अब बोलोगे यार मुकेश अंबानी के पास तो एंटिला है, अब कभी शो बिजनेस में नहीं गए वो शो बिजनेस नहीं कर रहा। पहली चीज़ है, मुकेश अंबानी खुद जाके रील नहीं बनाता एंटिला के सामने, कांचा बादाम ये देखो मेरा एंटिला। इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, वो नहीं करते हैं, ठीक है? वो तो मीडिया कवर करती है। दैट इज द डिफरेंस। वो तो उन्होंने कभी नहीं दिखाया, उन्होंने कभी नहीं दिखा। वो उनका यार शौक है यार, चैरिटी भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनका पैसा है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो जो बहुत ज्यादा मीडिया के सामने आ रहा है, खुद से बहुत खुद से जो लाइमलाइट का भूखा है, लाइमलाइट का भूखा है, उससे पहले बचिए। दूसरा, कोई भी शेयर अगर सबके जुबान पे है तो कब कौन सा रिपोर्ट आ जाए यू नेवर पता नहीं। ये चीज हम रोज बोलते हैं लोगों को। ये बहुत अगर रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है तो आप इंटरेस्टेड दूर रहिए उसमें। बिल्कुल। आप खुद सोचो, एक स्टॉक है FMCG का, उस पर जब सब बात करते वो चला नहीं। आज कोई बात नहीं कर रहा, वो 400 के ऊपर चले गए। तो पॉइंट है, जब सब बात करेंगे वो कभी नहीं चलेगा। ये सिंपल चीज है। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, अगर ये ऑपरेटर वाला चीज आपको समझना है, अगर किसी में कभी वॉल्यूम नहीं रहता, अचानक से वॉल्यूम आ रहा है ना, उस चीज से दूर हो, वो आप फंस जाओगे। चौथी चीज है, जो चीज अपर सर्किट बहुत बार मार रही है उससे दूर रहो। दूर रहो। और स्पेशली जो लगातार डॉट 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 वो आपको चार्ट पे दिखेगा, ऐसा डॉट 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 सिंपल अननेचुरल दिखे तो वो नकली है, मतलब निकल जाओ। पांचवा, अगर आपको SMS और टेलीग्राम पे स्पेसिफिकली आ रहे हैं BSC कोड XYZZZ, ये खरीद दो आप। और आजकल यूट्यूब ऐड भी, यूट्यूब ऐड भी, इनसे भी आप रखो। कि हम रिटेल इन्वेस्टर के फायदे के लिए बता रहे हैं। मैं इस चीज पे कहूंगा, चाहे मैं बोलूं, आप बोलो, कोई भी बोलो, किसी को भी, चाहे मैं भी बोलूं, हम सबका बोल रहे हैं। आप अपनी जब तक खुद एनालिसिस नहीं करते हो तब तक आप किसी के भी कहने पे पैसा मत डालो। और जो बंदा बात बोल रहा है उसको वेरीफाई करो। बिल्कुल। बिकॉज सीन क्या रहता है, देखिए, हो सकता है सही में मुझे जेन्युइनली वो चीज लगता है, हो सकता है एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, हो सकता है कि कोइंसिडेंटली उस पर काफी सारी चीजें चल रही हैं। तो आप अपनी, देखिए, आपके सर पे बंदूक नहीं रखी गई कि तू पैसा लगा इधर, आप अपने कहने पे लगा रहे हो।
तो प्लीज अपनी एनालिसिस पहले से करो। और उसके सिंपल से आज बहुत सारे टूल हैं, टिकट टेप जाओ, स्क्रीनर जाओ, फ्री का, कोई पेड मत लो, जाके अपना चेक कर लो, 2-3 चीज चेक कर लो, क्या प्रमोटर ने प्लेज करके रखा हुआ है। दूसरी चीज देख लो, क्या प्रमोटर अपने स्टेक बेच रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये नेगेटिव साइन होता है अगर बार बार बेच रहा है। क्या बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं, डेट्स इज अ डबल एज स्वॉर्ड, रिच डैड पुअर डैड किताब ने ये सब तो सिखाई दिया है कि भैया कर्जा में आपको ज्यादा नहीं जाना है। देखिए कुछ कंपनीज में लगता है वो डेट ओरिएंटेड रहता है, पर वो बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। अब खाना बनाने वाली कंपनी बोलती है मैं हर महीने मेरे को कर्ज लेना है, दैट इज रॉन्ग। चौथी चीज, अगर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बताए जा रहे हैं तो संभल के रहिए, रूमर्स हो सकते हैं। अगर न्यूज में अगर वो मार्केट में गिर रहा है और अचानक से पॉजिटिव न्यूज बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ड्रग्स भी पकड़े जाएं, उसके बाद भी अगर पॉजिटिव न्यूज बताई जा रही है तो थोड़ा सा संभल के रहिए। उसके बाद अगर पॉलिटिकली बहुत अच्छे टाइप्स हैं उनसे भी बचे, बिकॉज बनेगा तब अच्छा भी बनेगा, लेकिन जब जाता है तो वही चीज़ है, क्योंकि जिस दिन पॉलिटिक्स का हाथ, मैंने क्या बोला, सगे किसी का नहीं है, जब आप फंसोगे हाथ उठा तो वही स्टॉक सबसे पहले गिरते हैं। आर्या पार का मामला होता है, उन चीज़ों से आप बचिए। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स के टाइम पे आप मेक श्योर कीजिए कि जो स्टॉक बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा मूव दे देता है और जो म्यूचुअल फंड्स के रडार में बिल्कुल नहीं है, उनसे बच जाइए। मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, पर कोई वेबसाइट है जिसका रोज नोटिफिकेशन आता है कि ये शेयर 5 महीने में 10 गुना हुआ है। मैं समझ गया, बट दूरी बनाइए इस चीज़ से, ये आपके फायदे के लिए ही बोल रहे हैं, आप इन चीज़ों से दूर रहिए। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मैं आप लोगों को इसमें एक चीज़ ऐसे बताता हूँ, गारंटी मार्केट में कुछ नहीं रहती, बट मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा, 20 साल का नजरिया है, 90% गारंटीड प्रॉफिट बनाएंगे। जानना चाहोगे? निफ्टी 20 इंडेक्स फंड्स। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, स्टॉक पे भरोसा मत करो, देश पे भरोसा करो, सेंसेक्स और निफ्टी पे भरोसा करो और हमारी पॉपुलेशन पे भरोसा करो, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बहुत, देखो सारी चीजें कंजम्पशन कौन करता है? यंग लोग करते हैं। मर्सिडीज ऑडी चलाने का शौक किसको है? यंग लोगों का है। 70 साल की उम्र में कोई नहीं चाहता मर्सिडीज, मतलब कुछ लोग हैं जिनको शौक पूरे करना है, बट मेनली कंजम्पशन भी वही करेंगे। सेरेलेक कौन खाएगा? बच्चे खाएंगे, वो हमारे इधर कमी नहीं है, बहुत ताबड़तोड़ हो रहे हैं, तो वो हो गया। इनोवेशन, चाइना क्यों बढ़ा? इनोवेशन के कारण पे, तो वो चाइना की यंग लोगों ने ही इनोवेशन लाया, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं इसको, जो इंडिया का काफी हाई है। रिसर्च सबसे ज्यादा होगा, इनोवेशन सबसे ज्यादा होगा, मैन पावर सबसे ज्यादा हो रहेगा, तो नेगेटिव्स तो हैं नो डाउट, लेकिन पॉजिटिव्स भी तो हैं। और इसीलिए हमारे देश के जो अच्छे स्टॉक है, जो महंगे हैं, वो आगे चल के और महंगे होंगे, क्योंकि आज जिसका अच्छा एफएमसीजी प्रोडक्ट बिक रहा है वो 10 साल बाद तो और डबल बिकेगा ना, ट्रिपल बिकेगा, और लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये हो रही कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट हो रही है, बिल्कुल। तो उनका परचेसिंग पावर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये सारी चीजें डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी बढ़नी है। और एक ट्रांजिशन देखिए, हमारा देश एग्री इकोनॉमी था, अब एग्री इकोनॉमी से, क्योंकि बिकॉज ऑफ दुर्भाग्यवश किसानों के साथ काफी वो चीज हो रहा है, गर्मी हो जाती है, ड्रॉट हो जाता है सिंसियर, तो वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं शहरों की तरफ। सो दिस इज अनदर इनकम। तो हम धीरे धीरे थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी काफी ज्यादा जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सर्विस सेक्टर इज एक्चुअली क्रिएटिंग द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी सर्विस सेक्टर पे है। शुरुआत डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होती है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। तो आप देखो, इंडिया इज रियली प्लेस्ड एट अ प्लेस जहां पर, मैं कंजर्वेटिव साइड पे बोल रहा हूँ, 20 साल हो सकता है उसके कई गुना पहले, वी विल डेफिनेटली बिकम अ सुपर पावर। डेफिनेटली। तो ये अगला डेकेड तो इंडिया का होना अगला ही होना है। तो अगर कोई हंस रहा है, तो पहले लोग हंसते थे $2 ट्रिलियन जब बोलते थे हम बनेंगे, बन गए ना। उसके बाद लोग बोलते थे कि कभी ऊपर नहीं जाएंगे, हम एक समय पे, ये ऊपर नीचे जाने से पहले हम टॉप 5 इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन पे आ रहे थे ना, तो हम करेंगे। बिकॉज यूएस में अगर आप देखो सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, उनके साथ उनकी खुद की इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। चाइना में भी सेम चीज, चाइना में भी सेम आ रहा है, यूरोप तो वो तो अब उनका अलग ही हो गया, उनको बहुत समय लग जाएगा, तो बचेगा कौन? तो ये चीज़ें हैं। इसलिए अगर आपको इंडिया पे भरोसा है, इंडेक्स फंड, निफ्टी 20, जूनियर 20, बैंक 20, इस पे लगाओ ना, हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाओ, टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, आराम से। इसलिए हम लोग भी हमेशा लोगों को कहते हैं कि पूरा पैसा अपने स्टंटबाजी में मत लगाओ, थोड़ा पैसा इंडिया के ऊपर लगा के छोड़ दो। बिल्कुल, क्योंकि देखो क्या होगा, मान लो आपका 50-50 50-50 कर लिया, 50% मैं अपनी स्टंट पे लगाऊंगा, 50% ये, किसी कारण ये जो अक्षय कुमार जिसमें बन रहे हो उसमें एक्सीडेंट हो भी गया, तो बाकी 50% संभाल लेगा ना आपका। काइंड ऑफ आप अपनी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। एग्जैक्टली, स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाई कर। और सारा पैसा आप मैनेज नहीं कर रहे हो, कुछ जो है कुछ पैसा आप कुछ अपने शौक के लिए करो। देखो एक बार मार्केट में आओ तो फिर आप ऐसे तो रह नहीं सकते हो कि भाई किसी इंडेक्स फंड में ही लगा दे, थोड़ा बहुत तो आप लगाओगे। आप ट्राई करके देखो, क्या पता आप अच्छे हो उसमें। हाँ, आप ट्राई बिल्कुल करते रहो। जैसे मेरा एक पोर्टफोलियो है, उसको मैं
विजय केडिया पोर्टफोलियो बोलता हूँ, नॉट बिकॉज वो विजय सर को फॉलो किया है, बट उसमें मेरे cap. स्मॉल कैप Small है, cap है। वो कभी लग गए 1000 गुना वाले। हाँ मतलब मैं ऐसे तुक्के में नहीं लिया, उसमें भी एनालिसिस करी हुई है, obviously. लेकिन वो मेरे नेटवर्थ का 2% कैपिटल है उसमें, तो गया तो, कभी कोई चल गया तो बड़ा बट रिटर्न वो अगर देगा। वो चल गया तो वो 200 आपका टाइटन बन जाएगा वो। हाँ वो मेरा टाइटन है, फिर हम भी कहानियां बोलेंगे, भले ही वो मेरे ट्रेडिंग का पैसा उसमें लगा है, बट हम भी बोलेंगे कि हमने भी लिया था यार एक जमाने में, तब कोई बोलता नहीं था, और हमें तब पता था ये तब जाएगा। पता था, हाँ तब तो फिर कहानियां बनानी है उसमें। तो ये एक्चुअली में होता है मार्केट में ना, कहानियां घुमाई जाती हैं और लोग फंस जाते। अच्छा आपने बाजार मूवी देखी है? हाँ। बाजार मूवी में जब वो एक सीन होता है जिसमें वो कार से, जब वो बार बार रिजवान शायद नाम था उनका, हाँ तो रिजवान बार बार फॉलो अप करता है वो पीएमएस के फाउंडर के साथ, तो वो कार में बाहर होकर बोलता है सर मैंने आपकी कहानी पढ़ी है, आपने इतना स्ट्रगल करके गाँव से आए, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, कहानियाँ बनानी पड़ती है, डोंट बिलीव ऑन एवरीथिंग विच यू, और वो एक्चुअली में वो कहानी उसमें जिस कंपनी को दिखाया गया है, जिन्होंने अपनी ऑफिस दी है ना, सही में कहानियाँ कुछ ऐसी बनी है, अभी नाम नहीं लेंगे, और कहीं ना कहीं कहानियां इसलिए बनाई जाती है कि मार्केट में सपने बेचने ही पड़ते हैं। बेचने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखेंगे तब तक लोग कि कहाँ जो से आएंगे? बंदा देख रहा है उसको लगना चाहिए कि मैं जिस हालत में हूँ मैं उस हालत तक पहुँच सकता हूँ। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये कहानियों की बात निकली है, तो अभी एक कहानी आई थी जिसकी वजह से एक बड़ा ग्रुप जो है बहुत बड़ा डैमेज उनको पहुंचा, नाम नहीं politically भी लेंगे? बहुत, नाम हाँ। अगेन नहीं लेंगे, पता नहीं नाम कोई लोगों को सा पता है। कोई जो है, तो उसमें एक्चुअल क्या हुआ था? तो देखिए वैल्यूएशन तो ज्यादा थी, कोई भी लॉजिकल बंदा जिसको फंडामेंटल एनालिसिस आज ज्यादा नहीं थी, बहुत पहले से ज्यादा थी। बहुत पहले से पता सबको था, हाँ। बबल बन चुका था, पिन डालने वाला चाहिए था। अच्छा और इसमें भी इंटरेस्टिंग है, पर अच्छा बार बार पिन इंडियन न्यूज़पेपर्स और बाकी सबकी तरफ एनालिस्ट की हमने तरफ तो ये से भी मारी एनालिसिस जा अगर रही थी। घुमाई है। हाँ अब मैं कुछ बस एक नोटिस करवाता हूँ, आप लोग ये सोचना, ठीक है? अब नाम नहीं लेंगे बट सब समझ जाएंगे, इतना इजी मैं करके देता हूँ, ठीक है? 1980s में जब बिजनेस का वर्ल्ड हमारे इधर खुल रहा था, उस समय पे चलते थे टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस बहुत चलते थे, और बिरलाज और इस तरह के नाम्स बहुत चलते थे। फिर एक व्यक्ति आता है जो पूरा डिसरप्ट कर देता है और वो बन जाता है रिचेस्ट, ठीक है? इधर से एक कहानी शुरू होती है। 1992 में अचानक से कोई उसके आगे निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट निकल चुका रहता है रिचेस्ट बनने के लिए। फिर पता नहीं क्या होता है, खबरें आती है, वो डूब जाता है, वापस से वही वाला पार्टी रिचेस्ट बन जाती है, ठीक है? फिर आता है 98-2000 की बात आती है, एक और कंपनी के प्रमोटर पे बड़ा नाम चलता है और वो अचानक से रिचेस्ट बनने वाले रहते हैं। फिर कुछ खबरें आती हैं, उन पे नेगेटिव आती है, वो डूब जाते हैं, वापस से हमारी वो पार्टी रिचेस्ट बन जाती है। अब पैटर्न समझ रहा हूँ कुछ तो। हाँ पैटर्न आप समझो, आप ध्यान से सोचो, मैं 2 पैटर्न्स गिनाऊंगा यहाँ पे। फिर एक रियल एस्टेट का आईपीओ आया, उसके आईपीओ में भी बड़े धंधले थे, जो दिल्ली में गुड़गांव में, मैं बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ, गुड़गांव में सबसे बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उन्हीं ने बनाया, उसी अगेन नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी दिल्ली गुड़गांव वाले वो समझ जाएंगे। तो उनके जो प्रमोटर थे वो देश के सबसे रिचेस्ट बनने वाले थे इस आईपीओ के बाद। ओके। तो कहीं से फिर खबरें निकल गई कि आईपीओ में ही धंधली थी, तो वो रिचेस्ट बन के भी वापस नीचे आ गए। फिर 2014 या 16 में एक फार्मा कंपनी जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जिसके साथ मर्जर हो गया है, उनके जो फाउंडर हैं वो एक दिन के लिए ब्रीफली बन जाते हैं रिचेस्ट, 1 या 2 दिन के लिए ब्रीफली रिचेस्ट बन जाते हैं। उसके बाद इतने एफडीए रेगुलेशंस आ जाते हैं उस कंपनी में, वो आज तक रिचेस्ट नहीं बन पाए। फिर 2021-22 में अचानक से एक और पार्टी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो बन जाते हैं रिचेस्ट, और काफी टाइम तक टिक भी जाते काफी टाइम तक टिकते हैं। फिर कहीं से खबर आती है और फिर वापस हिल जाता है। पर ये सारा कुछ मुझे लगता है कि कोइंसिडेंस ही होगा, कोइंसिडेंस ही होगा। कौन ऐसा कोई ऐसा कौन ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं। तो इस तरह के कोइंसिडेंस काफी होते हैं। तो ये जो चीज भी हुई ना, मतलब इंडिया में रिचेस्ट, इंडिया में सेकंड रिचेस्ट बनना आसान है, रिचेस्ट बनना मुश्किल है। रिचेस्ट मत बनो, तुम मत सेकंड या थर्ड रहो। नहीं तो सेकंड भी नहीं रह पाओगे। सेकंड थर्ड, आपको पता है कि जब हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, उनके तो जब भैया उनके आगे निकलने वाले थे 2008 के आईपीओ में, वो खुद नहीं बच पाए। जब भाई नहीं बच पाए, पता नहीं किसकी बात हो रही है। तो और मजेदार बात है कि उनके भाई ने जहां से लोन लिया, उनके भाई के लोन वालों ने बोल दिया अब आपको नहीं देंगे, और इसी भाई ने उसी बैंक से लोन लेकर उनके एसेट्स उठाए। तो पॉइंट ये है कि ये होता रहता है, कोइंसिडेंस होगा और क्या। लोगों वगैरह कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, लेकिन जो उस साइड पे हैं तो वो शायद उनको पता होगा, जो भी है हमको नहीं पता कि भैया हम तो बस ऑब्जर्वेशन है।
तो ये इंडिया में होता है। और एक ऑब्जर्व करवाता हूँ, जो इसकी आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि आप जब बात कर रहे हो कि पॉलिटिकल नेक्सस होता है, तो ये भी पॉलिटिकल क्लोज थे, वो भी पॉलिटिकल क्लोज हैं, मित्र बहुत अच्छे अच्छे हैं इनके, है ना। तो फिर ऐसा पक्षपात क्यों किया गया? और इससे पहले भी मित्र काफी जो आपने पूरे गिनाए उसमें मैत्री बहुत ज्यादा थी लोगों बहुत थी, है ना। तो अब मैं बताता हूँ, मित्रता तब तक ठीक है जब तक आप मित्र के नीचे तक बने रहते हो। अगर आप मित्र के ऊपर बने हो तो मित्र भी चाहेंगे ना कि हम दूसरे थोड़े और दोस्त बना ले, क्योंकि इस दोस्त के भाव बढ़ गए हैं थोड़े। तो इसलिए दोस्त, एक नया दोस्त बनाया गया, जो पुराना दोस्त था उसको आगे लाया गया। सारे मेजर एयरलाइन के बिड्स उनके पास गए, रेलवे के बिड्स उनके पास जा रहे हैं, लाउंज के बिड्स, बहुत अच्छा लाउंज है वैसे, पता नहीं कहीं का, बट बहुत बढ़िया लाउंज है। अभी नया नया है। खाना टेस्टी है, खाना बहुत बढ़िया है, बस पता नहीं कहाँ का है लाउंज है, बहुत बढ़िया है। आप खुद ट्राई करिए। आप खुद देख लो। आप देखो कितना भी बढ़िया टेंडर कोई लगा ले, गया सब इनके पास। क्यों? क्योंकि कोई मित्र है जो हमारे साथ में हाँ करेगा, दूसरा वाला तेज चल रहा है। मित्रता भी डाइवर्सिफाई कर रही है, डाइवर्सिफाई हो गए, रास्ते अलग हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल डाइवर्सिफाई हो गए। तो ये चीज़ें मार्केट, अच्छा एक और एंगल बताता हूँ, क्योंकि ये देखिए ऐसी चीज़ें आपको पब्लिकली पता नहीं चलेंगी। एक बहुत बड़ी मैगजीन है जो रिचेस्ट लिस्ट निकालती है। उस रिचेस्ट लिस्ट, जैसे आज वो रिचेस्ट लिस्ट आ रही है ना, तो वो रिचेस्ट लिस्ट आज की तैयारी 3-6 महीने पहले शुरू होती है, रिसर्च वगैरह होती है उनकी। जब भी उसकी रिसर्च शुरू होती है, पूरे साल भर इनका शेयर ज़्यादा कुछ नहीं करता है, अभी भी शायद नहीं कर रहा हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसी के 6 महीने पहले अचानक से ये ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट देता है, और जैसे ही इनका लिस्ट बन जाता है फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो गेम इधर तक चलता है। कोई मैगजीन में आने के लिए तो नहीं करता होगा ऐसा। रिचेस्ट स्टेटस सिंबल रहता है। देखिए आपके और हमारे लिए होगा, जैसे तो चलो 50 करोड़ वाले हो गए, हमारे लिए होगा कि भाई हम थोड़ा 200 करोड़ कमाएं, 300 करोड़, वो तो उन चीज़ों से परे हो गए। अब उनके लिए इट्स अ स्टेटस गेम, एक के ऊपर एक रिचेस्ट इज अ स्टेटस। अब उनके लिए वो हो गया कि फर्स्ट चाहिए, सेकंड में मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं है, रेस में आगे रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आउट ऑफ द सर्कल इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, बट वो नहीं है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें मैं एक हिंट भी दे देता हूँ, ताकि आगे चल के जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना इसका फायदा भी ले सकें। अगर इतने हिंट काफी ना हो तो। हाँ, काफ़ी नहीं हो तो आप देखिएगा कि जब भी इनके शेयर्स गिरते हैं किसी ग्लोबल रीजन के कारण, जैसे कोविड हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, तो ये लोग बाईबैक करते हैं उस समय पे अपने शेयर्स को। तो ये आप लोगों के लिए भी हिंट है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, तो आप भी अगर वो कर रहे हैं, प्रमोटर जब फेथ दिखा रहा है ना अपनी कंपनी में बाईबैक में, तो वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी करो। तो बट कई बार बायबैक्स में भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया जाता है कि बहुत टाइम से शेयर गिर रहा है, कंपनी बस बायबैक के नाम पे शेयर भगाने की कोशिश करती है। सिर्फ टॉप 200 कंपनीज में ही लागू होती है, हम जो ये बात कर रहे हैं, सारी कंपनीज में मत। स्मॉल कैप्स वगैरह तो उनके बायबैक्स भी ज्यादा पंप एंड डंप वाला भी सीन हो सकता है। ग्रुप की भी जो टॉप की कंपनीज है उनकी तरफ, उसी में आप बात कीजिए जिनका मार्केट कैप अच्छा है, पुरानी हिस्ट्री अच्छी है, और शायद जो निफ्टी में भी है, जो निफ्टी जिनमें ऑपरेट होने के चांसेस नहीं है, तक आप स्पेस रखिए, जिनमें ऑपरेट होने के चांस नहीं कम है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट है, इसलिए लोगों को बताते हैं अगर ऑपरेटर बोलते हैं ना, ऑपरेटर की एक्टिविटी से कैसे बचे। सबसे देखिए, होना तो हर जगह थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एफआईआई डीआई का थोड़ा उसमें स्टेक रहता है, हल्का फुल्का भी भले ही रहे, वो अच्छे, बहुत पुराना हिस्ट्री, एटलीस्ट 15 साल पुराना हिस्ट्री है, प्रमोटर काफी प्रूवन है, तो अच्छा। बेसिकली बड़े लोगों के पैसे अगर उसमें लगे हुए हैं तो उसको क्योंकि फिर उसको ऑपरेट कंट्रोल नहीं कर सकते ना, बिल्कुल शेयर्स कंट्रोल में नहीं ला वो लोग पाते, भी फिर नहीं वो होने देंगे, उनके पैसे भी दाव पे लगे, बहुत ज्यादा भागेगा, वही बेच के निकल जाएंगे तभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अभिषेक भाई, आपने लर्निंग के टाइम पे आप बता रहे थे बुक्स आपने काफ़ी पढ़ी है, अब यहाँ पे हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो अभी उस स्टेज के अंदर होंगे कि अब वो सीखना चाह रहे हैं मार्केट को, तो कुछ बुक रिकमेंडेशंस उनके लिए। बिल्कुल, तो देखिए शुरुआत आप कीजिए कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट, वो काफ़ी अच्छी किताब है, बेसिक है, समझ में भी आएगी। उसके बाद आप जाइए हमारे मेरिल लिंच के जो फंड मैनेजर थे, उनने काफ़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, पीटर लिंच। तो उस समय पे उनने लिखी हैं, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट लिखी हुई है, ये काफ़ी अच्छी किताब है। थोड़ा ऑपरेटर का माइंडसेट हल्का फुल्का समझना है, ज़्यादा डिटेलिंग में तो कोई लिखेगा नहीं, बट रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर है जो जेसी लिवरमोर, एक फेमस ट्रेडर है, उन्हीं पे आधारित है। अब वो पढ़िए, तो ये पहले 3 से शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा आप आ जाए, आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर समझना है तो जे मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस की किताब है, और आप उसके बाद जाइए जापानीज कैंडलस्टिक्स बाय स्टीव नीसन के पास जाइए, ये 2 किताबें आप कीजिए। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट्स जाइए, ये 3 किताबें काफ़ी हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए
कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट के बाद आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़िए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बाद आप पढ़िए सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़िए, टफ रहेंगी, 5-6 बार 8 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोशिश करिए। कोशिश कीजिए। एंड फाइनली कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी किताब लिखी गई है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा। इन सारी चीज़ों में ना एक नाम हम बार बार ले भी रहते हैं और उस नाम के बारे में लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मनु भाई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो मनु भाई उस समय के सबसे बड़े ऑपरेटर कम फाइनेंसर थे, तो उनके थ्रू काफ़ी सारे ट्रेडर्स पैसे लेते थे, इसलिए उनका बोलबाला चलता था। ओके। और मज़ेदार चीज़ है वो जिनको पैसा देते थे उन्हीं के शेयर्स तोड़ देते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय पे पीएसयू कंपनीज के जो मालिक सीईओज रिक्रूट होते थे वो भी मनु मानिक के इधर से पत्र आया, इनको नहीं बनाना उनको बनाना है। गवर्नर का भी कुछ वैसा ही था आरबीआई। ये जिनको लिखते थे वो बनते थे, इतना पावर रहता था इन पे। तो दैट वाज द पावर ऑफ मनु मानिक, मनु भाई, मनु मुंद्रा, इनका ये पावर था। और इनके साथ इन्होंने पहले पंगा लिया था धीरू भाई अंबानी जी के साथ। अकेले बंदे हैं जिन्होंने प्रॉपर बीट किया इनको, जो एक टिपिकल कहानी थी जहाँ पर कि इन्होंने धीरू भाई अंबानी के शेयर्स बेचना शुरू किए कोलकाता गैंग के साथ। वो पूरे नीचे जा रहे थे पर धीरू भाई अंबानी ने पहली बार इंटरनेशनल पैसा घुमाया, यहाँ से ऊपर उठाया और इनके शॉर्ट स्क्वीज जो बोलते हैं आज, शॉर्ट्स को ट्रबल हो गया, वो हो गया। तो मनु मुंद्रा ने उधर किया था। लेकिन मनु मुंद्रा जो हम कह रहे हैं, मनु मानिक, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज ख़त्म कर दी, पता भी नहीं चला लोगों को, अच्छी अच्छी कंपनीज ख़त्म कर दी। इसलिए अगर वो किसी के पीछे पड़ जाते थे लोग टच करने से भी डरते थे उन कंपनीज को, क्योंकि उनको पता है ये बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे बेचते जाएंगे, पैसे की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं है उनके पास, हर जगह से फंड्स था, खुद फाइनेंसर थे ना, वो अकेले चलते फिरते बैंक थे, ऐसा समझ जाओ। जो दूसरों को लोन पे भी देते थे, उन्हीं की कंपनी फिर बेचते थे, तो लोन का इंटरेस्ट भी खाएंगे, पैसा भी ले जाएंगे, शॉर्ट का पैसा भी ले जाएंगे। तो मनु भाई का वो एक इमेज था, जो कोबरा था, ब्लैक कोबरा इसलिए कहते थे कि उनका कलर कॉम्प्लेक्शन ब्लैक था, डार्क था, और वो हरकतें कोबरे वाली, हाँ हरकतें थोड़ी वो थी, बट ही वॉज ऑल्सो रिस्पेक्टेड बाय द ब्रोकर्स। जो वो एक सीन स्कैम 92 में दिखाया ना, जिसमें वो ऐसा पैसा दिखाते हैं, वो जब एंटर करते हैं स्टार्टिंग में, वो रियल में ऐसी चीज होती थी, रिस्पेक्ट इतनी रहती थी, क्योंकि मनु भाई ने बोला है, मनु भाई ने बोला है, मनु भाई है, लेकिन वो पूरी तरीके से बेयर थे। इसलिए जो उनके तीनों शिष्य दिखाए गए, उन्होंने मेन पैसा सब बेरिश होके ही बनाया। पैसा इनिशियल उन्होंने बेरिश होके बनाया, उसको इन्वेस्ट बनाया, और पीआर इमेज के लिए बता दिया कि हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं। आप उनकी डीप स्टडी करें तो बेस कैपिटल उनका ट्रेडिंग से बना। तो पॉइंट ये है कि मनु मुंद्रा फियर्स थे, पैसा बहुत घुमाते थे, ऑपरेट करते थे काफ़ी सारे स्टॉक्स, काफ़ी चीज़ें अपने बलबूते पे, सीईओ, गवर्नर, ये सारे रिक्रूटमेंट चल रहे। गवर्नर चलिए हो सकता ना भी हो, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज की, ये तो हमको पता भी है, ये सारी चीज़ें करते थे। और आप ये सोचो कि उस समय पे तो क्या रहता था कि जैसे आज के समय पे कोई लिस्टेड कंपनी होती है तो उसके अगर क्वार्टर रिजल्ट निकालने, तो वो फिक्स रहता है कि रेगुलेटर ने बोला है कि इस क्वार्टर का इस टाइम पे निकालना है, आप डेट बता दो, वो वेबसाइट पे आ जाता है उस समय पे तो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड रहता था। इन्होंने बोला कि अगर क्वार्टर नहीं निकालना है, इस क्वार्टर में रिजल्ट ही आप मत निकालो, ना निकालो, 3-3, 4-4 क्वार्टर तक रिजल्ट बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके सौदे बन रहे हैं। तो इस तरह से थे, और इन्हीं के भी शॉर्ट्स बहुत सारे फंस गए थे हर्षद मेहता के फाइनल। एक्चुअली क्या हो गया था, जस्ट इसी को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। इस समय पे जो हर्षद मेहता का स्टोरी बताया ना, उस समय पे 2 पार्टी होती थी, एक मारवाड़ी पार्टी, एक गुजराती पार्टी जी। पूरे रिंग में पार्टी होती थी, और इनके बीच में हमेशा बैटल चलता रहता था, मारवाड़ीज, गुजरातीज, अपना गैंग वॉर होता था, लिटरल गैंग वॉर होता था। तो इनके बीच में ना स्कोरिंग चलती रहती थी। तो मारवाड़ी गैंग की तरफ से बैटिंग कर रहे थे डीमार्ट के मालिक, और इधर से बैटिंग कर रहे थे हमारे हर्षद मेहता भाई साहब। तो प्लस माइनस हर्षद मेहता को एज मिल रहा था यहाँ पे। तो फिर फाइनली सबने मिलके कुछ तो करना पड़ेगा, तो बहुत गड़बड़ हो रही है। फिर पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, सारी चीज़ें हुई, और हर्षद मेहता को पता भी नहीं चला। हर्षद मेहता बच सकता था। एक फाइनल सेटलमेंट का ऑफर आया था आधे में प्राइस में खरीदने, वो आपको अगर याद होगा टीएगोलो, वो सही में हुआ था। थोड़ा सा फैसिनेट करके उसको दिखाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया, हेयर कट ज़्यादा दिखा दिया, इतना हेयर कट नहीं था वो होना था। हर्षद मेहता का ईगो आ गया था, और ये ने जानबूझ के अपने ईगो को ट्रिगर करवाया था, ताकि किसी कारण से आप लोग किसी तरह से ये हर्षद मेहता ये गलती करे और सारी चीज़ें इसको फंसना पड़े। तो जानबूझ के, और हर्षद मेहता अगर निकल आता तो वो बहुत खतरनाक पोल खोल देता। इसलिए घुमा फिरा के उसको ये झूठा आश्वासन दिया गया, अभी तुम जेल में रहो, 2 हफ्ते में तो निकल जाओगे। वो 2 हफ्ता 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 5 साल हुआ। फिर हर्षद मेहता निकला, फिर उसने ऑपरेट किए, शेयर्स ऑपरेट किए थे बाय द वे,
वापस से एक बार वो market में टीवी enter एक करने एक के ही टीवी बहुत चलती थी जो आज बैंकरप्ट हो गई है, उसमें एक कोई बड़ी प्राइवेट बैंक की बेचारी सीईओ भी चले गई रिज़ाइन करना पड़ा उनके पति के कारण, तो उस कंपनी को भी उनने ऑपरेट करा, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो वो सारी चीज़ें चली हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहूँ हमने ये पूरा डिस्कशन के बेसिस पे, ऑपरेटर एक्टिविटी आज भी होती है, इनसाइडर एक्टिविटी आज भी होती है, ये सब डार्क ट्रूथ है जिससे आप लोग बच नहीं सकते। और आप कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। आज हमने जितनी चीज़ें बताई है, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी ये सारी चीज़ें होती, कुछ को शायद अनबिलीवेबल भी लगे, पर वो नोटिस जब ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे हमने कुछ बातें करी पैटर्न, हाँ यार ये ऐसी कुछ चीज़ें तो हुई हैं, देखा है मैंने भी। आप खुद सोचो 2018 में एक खबर आती है, एक व्हाट्सएप मैसेज के चक्कर में एक एफएनओ को स्टॉक 72% इंट्राडे में गिर जाता है। एक व्हाट्सएप मैसेज से हो सकता है क्या? वो गेम कहाँ से चल रहा है हम लोग, तो जहाँ हम लोग सोच भी नहीं पाते ना, हम लोग स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, हम लोग 1 लाख बनाए 1 करोड़ बनाए, हम तो इधर तक ही लोगों की दिमाग सीमित है, बाहर अलग गेम। मैंने वो शर्त वाला बताया ना, मर्सिडीज ऑडी चल रही है शर्त में कि मिड कैप कौन हिला रहा है, मिड कैप हिला रहे हैं यार लोग। आपके सोशल मीडिया के गेम के बाहर जो हो रहा है ना, वो आप सोशल मीडिया गेम पे ये लोग हंसते हैं, ये लोग हंस रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, और ये रियलिटी से कितना मामूली है। एग्जैक्टली वो लोग बोल रहे बोले यार ये क्यों इतना उछक रहा है, 2 लाख रुपए बना के क्यों इतना उछक रहा है, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मेरे चले जाए, मैं दिमाग भी ना लगाऊं। अरे वो देखते भी नहीं है उस चीज को, वहाँ 200 उतना तो 500 brokerage- हजार करोड़ उससे के ज्यादा गेम चल brokerage रहा भर देते होंगे वो। है। एग्जैक्टली तो उनको कोई मतलब नहीं है। और एक फाइनल एक ऐड करता है क्योंकि ये इंडियन कंटेक्स्ट है, ठीक है। हम लोग आज स्कैम्स की बात करते हैं, एल्गो स्कैम्स चल रहे हैं, ये स्कैम्स चल रहे हैं ना। एक स्कैम 2009 में हुआ था, एक बंदा आया था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का पैसा लिया, ये बंदा ऑप्शंस में ट्रेड करता था, 2009 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नोवा में ये सेलिंग करता था, इंस्टीट्यूशनल लेवल टाइप सेलिंग करता था, 300-400 करोड़ का इसने पूरा वो किया था। ये क्या करता था, आज के समय पे हम इसको कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट बेच दिया, तो वो बेचता था और पैसे कमा रहा था, उसको IVY से कोई मतलब नहीं है। वो अपने ब्रोकर को साल भर के 10 से 12 करोड़ कमा के देता था, ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहा है, इतना बनता है, इसलिए कोई ब्रोकर को मतलब नहीं है। और उसके 4-5 ब्रोकर थे, एक नहीं है, 4-5 ब्रोकर। वो बंदा अंधाधुन करता था, ऑपरेट नहीं, उसका स्कैम आप सोचो, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का लिया, सबको लगा पैसा तो बना रहा है, एट द एंड 300 करोड़ उड़ा दिए। गूगल करेंगे लोग तो शायद मिल जाएगा, नाम पता चल जाएगा 2009 ये तो स्टोरी सुनी भी नहीं है। ये और मज़ेदार है, किसी बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर में इसका जिक्र आपको मिलेगा, थोड़ा ऑनलाइन सर्च कीजिए। तो गाइस ये सारी चीज़ें होती हैं, पर डरना नहीं है। प्रमोटर का स्टेक अच्छा होना चाहिए, प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, लोन कम होना चाहिए, अच्छे से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए, किताबें पढ़िए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी लर्निंग पे ध्यान दीजिए। और मैं कहूँगा कि यूट्यूब आज के समय पे एक बहुत बढ़िया वरदान है, लर्निंग सोर्स है, आप लर्न कीजिए। बट वहाँ पर बताया गया, हो सकता है कोई स्टॉक एजुकेशनल के लिए बता रहा है, उस स्टॉक को उसके लिए मत खरीदे बिकॉज किसी अच्छे बंदे ने बताया है। बेसिकली टिप्स के लिए मत जाइए, लर्निंग मत के लिए जाइए, जाइए। आप लर्न। अच्छा अगर किसी ने बोला ये स्टॉक लेना, क्यों लेना है, वो आप देखो, वो सवाल करना जरूरी वो है। अपने आप से और उससे पूछो, सीख लो कि ये उससे कैसे सीख लो। एनालिसिस अच्छा हाँ, इनके ये सही इसलिए जाते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट देखते हैं, ये मंथली ब्रेकआउट देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देख रहे हैं। ये चीज समझिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में तभी जाइए जब 2 साल आप कैश में बिता चुके हो। एग्जैक्टली। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप, मैं खुद डेरिवेटिव ट्रेडर होने के बावजूद ये कहूंगा कि अपने आप को एक टाइम लिमिट दो, 5 साल तक अगर नुकसान में हो, सब कुछ ट्राई कर लिया, सीख लिया, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं यार, इन्वेस्टमेंट में आ जाओ। जिंदगी में आपके लिए कुछ और है, बेटर है, आपका स्टाइल अलग है। आप एक्टिव इनकम कहीं और से बनाओ और इन्वेस्टमेंट कर लो ना, कुछ बुरा नहीं है यार। जरूरी नहीं है T20 खेलो, कभी टेस्ट के महान यार लॉन्ग बैट्समैन टर्म बन पे भी जाओ। आप बढ़िया बना सकते हो। हाँ। आप अगर अपने 15-20 साल के करियर में 15% की कंपाउंडिंग पे भी कैपिटल धीरे धीरे बढ़ा के अगर कर लेते हो, आप ट्रेडर से ज्यादा कमा लोगे। बिल्कुल। पर सबको कल के कल पैसा चाहिए, 21 दिन में पैसा डबल। एफएनओ में एक लाइन हम अपने व्यूअर्स को रोज बोलते हैं, अगर आपको किसी और से पूछना पड़ रहा है तो अभी आप एफएनओ के लिए रेडी नहीं हो, अभी आप कैश में सीखो। जब खुद का डिसीजन आप ले पाओ, उस दिन आप एफएनओ में जाओ। बहुत ही सही सजेशन है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा किसी से पूछने का, आपका पैसा उड़ जाएगा। एग्जैक्टली। और फ्यूचर एंड ऑप्शन जितना अच्छा दिखता है उतने जल्दी पैसे भी जाते हैं। बिल्कुल। और ये हम नहीं कह रहे यार, अब तो रेगुलेटर का रिपोर्ट आया है, 11 रिपोर्ट लोग, के बाद तो बहुत अब तो कुछ डेटा clear आ हो गया ना, है। बोलने के लिए अब बचा तो गया। डेटा आ गया है, 100 में से 11 लोग, तो आप समझ लो। तो पॉइंट यही है कि ये सारी चीज़ें करो। सबसे अगर क्रक्स आज के इसमें लेना है, ऑपरेटर एक्टिविटी होगी, पहले भी थी आज भी, इनसाइडर एक्टिविटी होगी, पहले भी थी आज भी थी, पैटर्न रिकग्नाइज करो, लर्निंग पे ध्यान दो, और जितना समय आप स्क्रीन के साथ बिताओगे, जरूरी नहीं है ट्रेड करो, स्क्रीन के साथ आप जितना समय बिताओगे
उतना अच्छा आप बाजार को समझो। और मैं तो कहता हूँ एंड ऑफ डे एनालिसिस में ज़्यादा समय बिताओ, क्योंकि वहाँ कोई आपको बाइंग सेलिंग का पैनिक नहीं होगा। बिल्कुल आप सोच पाओगे शांति से बैठ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अपने स्टाइल के हिसाब से आप ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, नोट्स बनाओ, रिटर्न नोट्स बनाओ। मैं आज भी कहूंगा कि वो लिखने की आदत बनाओ। आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो गया, लेकिन जो पावर लिखने में और रिमेंबर करने में है वो वाली चीज आप से करो। लिखने में आपके माइंड में रिवाइज होती है बिल्कुल होगा, उस चीज को करो। सारा पैसा कभी भी एक ही स्टॉक में मत डालो। अगर एक ही जगह डालना है तो वो इंडेक्स ही होने चाहिए, इंडेक्स फंड्स होने चाहिए। बाकी डाइवर्सिफाई करो, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट। मुझे यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है जो आपने बात की, कि एक तो प्रमोटर जो बहुत लेविश लाइफ दिखा रहा है या बहुत चमक धमक दिखा रहा है, वैसे ही सोशल मीडिया पर अगर वैसी कोई चमक धमक दिखा रहा है उनसे भी आपको दूर रहना है, उन क्रिएटर से भी आपको दूर रहना है। बिल्कुल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी आपने वापस से एक बार कह दी, और वो मैं कहने वाला था कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, इन्वेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है, आप अच्छी कंपनियां नहीं चूज़ कर पा रहे हो, तो सिंपल है, ETFs में जाओ, इंडिया ग्रो होगा, आपका निफ्टी ग्रो होगा, आपका पैसा ग्रो होगा। और आप अपना समय और टाइम वेस्ट करने की बजाय आप वही समय अपना करियर पे लगाओ, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो, करियर index ग्रो में। कराओ अपना। आप एक्टिव इनकम ग्रो कर लो और उस पैसे से इंडेक्स फंड में लगा दो, हो गया काम खत्म। इंडेक्स फंड में अगर 12% रिटर्न आएगा पर आप डबल पैसा डालोगे तो हो गया ना 24%। आप खुद ये लोगों को मैच दे देते हैं। कमेंट्स में आप लोग बता देना। मान लो आप जिंदगी में एक्टिव इनकम कर रहे हो, आज के टाइम पे अगर अच्छे से पढ़ लिख के कोई बढ़िया कॉलेज से निकलता है ना, तो 15-20 लाख का भी पैकेज लगता है, मना नहीं कर सकते मिल हम। सकता है, अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख के करा है, आप वो करो जिसका 15-20 लाख लगा, वो बढ़ेगा भी आगे, है ना। चलिए मान लीजिए यार 10 लाख की भी लगी है, आप मेहनत करो, उसमें अपना ग्रो करते जाओ, हर महीने पहले पैसा डालो। एक समय पे आप मान लो 15 साल के अंदर आपने थोड़ा 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 करके डाल के आपने 50 लाख या 60 लाख रुपए डाल दिए। 60 लाख रुपए पे 25% का कंपाउंडिंग लगाओ। अगर आप स्टॉक पकड़ रहे हो, अगर आप इंडेक्स पकड़ रहे हो, तो मैं कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ 13% लगाओ। 13% तो मान ही सकते, 12 से 13%, 13% लगाओ, 20 साल तक कंपाउंडिंग कर लो। आंसर बताओ। देखिए ये बस इसी में एक है, हम लोग फिक्स डिपॉजिट के साथ कंपेयर कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट लीनियर देता है, स्टॉक मार्केट लीनियर नहीं। आज 3%, एक साल 3% देगा, अगले साल -5% देगा, एक साल 30% दे देगा। कोविड से लेके वो वाला 30%, बट इसका मतलब नहीं हर साल 30% देगा, पर वो एवरेज निकल जाएगा 12 से 13% लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करोगे। इसलिए मैंने कहा कि 25 साल के लिए। अब कुछ लोग बोलोगे 25 साल बाद क्या पैसा करोगे? अरे भाई आप एक्टिव इनकम भी करो, पूरा पैसा थोड़ी लगाने बोल रहा हूँ, बाकी से मजे मस्ती करो, और इस पैसे को उधर आपको लाइफ रोकने के लिए कोई नहीं कह रहा है। लाइफ मत रोको, अपने इनकम का जो है 30% लगा दो यार, खत्म। बाकी सब उड़ाओ, घूमो फिरो, नाचो गाओ। मैं तो घूमता ही रहता हूँ। एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ है, बढ़िया घूमो, दैट वुड बी द क्रक्स। लास्ट चीज मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये सारी स्टोरी सुन के कोई डिमोटिवेट हो रहा है कि मार्केट में ईमानदारी से पैसा नहीं बन सकता है, तो क्या ईमानदारी से पैसा बनता है? ईमानदारी से बनता है। इससे उल्टा डिमोटिवेट मत हो, मोटिवेट हो कि इतने बड़े बड़े भी लोग हैं, तो एक दिन ऐसा डिसाइड करो कि मैं भी बनूंगा ऑपरेटर, मैं भी उनके एक दिन मैं चार्ट देखने की बजाय चार्ट बनाऊंगा, और वो आएगा, बिल्कुल आएगा। आप में से ही कोई होगा जो ये चार्ट बनाएगा, और उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और शायद कोई और आपकी स्टोरी सुना रहा होगा। मे बी। थैंक यू अभिषेक भाई, आपने समय दिया। और मैं सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो ये सारी चीज़ें, एक तो कहने से बहुत लोग डरते हैं, आपने खुले तरीके से लोगों के सामने रखी, क्योंकि ये रखना ज़रूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके बारे में बात नहीं होती है। दूसरा, हम मजाक में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पर ये डीप कितनी चीज़ें हैं, अब मजाक में कितनी डीप चीज़ों में हमने छू कर निकल गए हैं, वो सुनने वालों को समझ में आ जाएगा। और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इसको दोबारा सुनिएगा। कुछ चीज़ें मजाक में निकल गई होंगी, पर वो बहुत डीप मीनिंग है उनके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, और आशा करता हूँ कि आपके दर्शकों को कुछ सीखने मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। होपफुली ये फ्रूटफुल रहा सेशन सबके लिए। थैंक यू।